दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं अगाथा क्रिस्टी का एक बेहतरीन नॉवल लॉर्ड एजवेयर डाइज हिंदी में। ये नॉवल का पहला भाग है। कहानी शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा इसके पात्रों के बारे में आपको बता दूं। 3 मुख्य पात्रों को तो आप जानते ही हैं। सबसे पहला हमारा सबका प्यारा जासूस हरक्यूल पॉयरो और उसका दोस्त कैप्टन हेस्टिंग्स। फिर एक इंस्पेक्टर होना तो जरूरी होता है, भाई मर्डर मिस्ट्री है तो पुलिस तो होगी ही। इस कहानी में भी हमारा वही चिर परिचित इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर जैप। इन तीनों के बाद सबसे मुख्य कैरेक्टर है लॉर्ड एजवेयर। ये एक खड़ूस टाइप का अमीर लॉर्ड है जिसका कत्ल हो जाता है, यानी पूरा नॉवल इसी के कत्ल की मिस्ट्री के आसपास घूमने वाला है। उसके बाद है लॉर्ड की पत्नी, उसका नाम है जेन विल्किंसन। ये एक बड़ी ही खूबसूरत अमेरिकन एक्ट्रेस है, पति को छोड़ चुकी है और उससे तलाक लेकर मेर्टन के ड्यूक से शादी करना चाहती है। फिर है लॉर्ड एजवेयर की बेटी जो उसकी पहली पत्नी से है। जेन विल्किंसन उसकी दूसरी पत्नी है। गेराल्डीन अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आ चुकी है और अब घर पर ही रहती है। फिर है लॉर्ड का भतीजा कैप्टन रोनाल्ड मार्श। ये उसका इकलौता भतीजा है और लॉर्ड के मरने के बाद वही उसकी सारी संपत्ति का और लॉर्ड के टाइटल का यानी लॉर्ड टाइटल का वारिस होने वाला है। इसके बाद है लॉर्ड की सेक्रेटरी, इसका नाम है मिस कैरल। ये उनकी हाउसकीपर भी है और जिस रात लॉर्ड का कत्ल हुआ वो घर पर उस समय मौजूद थी। फिर है लॉर्ड का खाना बनाने वाला यानी कुक, जिसका नाम है एल्टन। जेन विल्किंसन अपने पति से अलग रहती है, उसके साथ उसकी एक वफादार नौकरानी भी रहती है जिसका नाम है एलिस। फिर है ड्यूक ऑफ मेर्टन। ये एक अमीर ड्यूक है जिससे जेन विल्किंसन शादी करना चाहती है। अगला कैरेक्टर है डचेस ऑफ मेर्टन। ये ड्यूक की माँ है जो जेन से उसकी शादी के सख्त खिलाफ है और किसी भी कीमत पर उस शादी को रोकने की कोशिश करती है। हमारा अगला कैरेक्टर है कार्लोटा एडम्स नाम की लड़की। ये एक अमेरिकन आर्टिस्ट है। ये मशहूर हस्तियों के हाव भाव और उनके बोलने की नकल करती है और इस समय अपने शो करने के लिए लंदन और पेरिस की यात्रा पर आई हुई है। इसके बाद आती है जेनेवी जेनी ड्राइवर। ये लंदन में कार्लोटा एडम्स की सहेली है, फैंसी हैट्स बनाने का काम करती है। फिर है ब्रायन मार्टिन। ये एक सफल अभिनेता है जो पहले जेन विल्किंसन से प्यार करता था लेकिन अब जेनी ड्राइवर को चाहता है। एक और युवा अभिनेता है जो कहानी का हिस्सा है जिसका नाम है डोनाल्ड रॉस। इनके अलावा छोटे मोटे कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन मुख्य किरदार यही हैं जिनके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमने वाली है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लॉर्ड एजवेयर डाइज भाग 1, अध्याय 1। लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। जॉर्ज एल्फ्रेड सेंट विंसेंट मार्श, जो एजवेयर के चौथे तालुकेदार थे, उनकी हत्या के बाद जो सरगर्मी हुई थी और लोगों में जिस तरह की उत्तेजना फैली थी वो अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। नई नई सनसनीखेज चीजें उसकी जगह पर आ चुकी हैं। मेरे दोस्त हरक्यूल पॉयरो की इस केस के मामले में कभी खुलकर चर्चा नहीं हुई। ये पूरी तरह से उसकी इच्छा के हिसाब से ही था। उसने उस केस में सामने नहीं आने का फैसला किया था। उसका श्रेय किसी और को गया था और यही वो चाहता भी था। सबसे अजीब बात यह थी कि पॉयरो की अपनी निजी राय में ये केस एक तरह से उसकी असफलता थी। वो हमेशा इस बात की कसम खाता था कि सिर्फ संयोग से सड़क पर चलते एक अजनबी ने एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से वो इस केस में सही रास्ते पर आ गया था। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन ये उसकी बुद्धि ही थी जिसने उस मामले का सच सामने ला दिया था। इसीलिए मुझे ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इस मामले में मैं जो कुछ भी जानता हूँ उसे साफ साफ सबके सामने रख दूं। मुझे अक्सर उस दिन की याद आती है जब पॉयरो के छोटे से साफ सुथरे कमरे में कालीन पर छोटे छोटे कदम रखते हुए हमारे दोस्त ने हमारे सामने इस केस का बड़ा ही कुशल और हैरानी भरा खाका खींचा था। मैं अपनी कहानी वहां से शुरू कर रहा हूं जहां उसने पिछली बार उसे सुनाया था, पिछले साल जून में लंदन के एक थिएटर में। कार्लोटा एडम्स का उस समय लंदन में खासा जलवा था। 1 साल पहले उसने दोपहर के कुछ शो किए थे जो आश्चर्यजनक रूप से बेहद सफल रहे थे। इस साल उसने 3 हफ्ते का सीजन शो रखा था जिसकी ये आखिरी से पहले वाली रात थी। कार्लोटा एडम्स एक अमेरिकी लड़की थी और उसके अंदर ये बहुत ही असाधारण क्षमता थी कि वो बिना किसी मेकअप के या बिना किसी स्क्रिप्ट के बहुत अच्छी तरह एक्टिंग कर सकती थी।
उसे हर भाषा बहुत ही सहजता से आती थी। विदेशी होटल में एक शाम को उसने जो एक्टिंग की थी वो कमाल की थी। उसकी वजह से अमेरिकी मुसाफिर, जर्मन यात्री, अंग्रेजी परिवार, संदिग्ध औरतें, कुपोषित रूसी रईस और उदास अकेले वेटर सभी वहां उसके आसपास मंडराते रहते थे। उसकी एक्टिंग उदासी से खुशी की तरफ जाती थी और फिर अपने विषय पर वापस लौट आती थी। उसने हॉस्पिटल में मरती हुई एक स्लोवाक औरत का जो अभिनय किया था उसे देखकर लोगों का गला भर आया था और 1 मिनट बाद ही ये देखकर सबके ऊपर हंसी का दौरा पड़ गया जब लोगों ने ये देखा कि दांतों का एक डॉक्टर अपना बिजनेस कर रहा था और जिसमें वो अपने शिकारों से बड़े ही दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था। उसका ये प्रोग्राम तब समाप्त हुआ जब उसने ये घोषणा की, ये थी मेरी कुछ मिमिक्रीज। अब यहाँ पर वो एक बार फिर से बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से चालाक थी। बिना किसी भी तरह के मेकअप के ऐसा लगता था जैसे उसके नैन नक्श अचानक धुंधला जाते थे और वो किसी जाने माने राजनेता या किसी मशहूर अभिनेत्री या समाज की किसी सुंदर औरत के रूप में बदल जाती थी। हर किरदार में वो एक छोटा सा खास किस्म का भाषण भी देती थी। वैसे ये भाषण भी बड़े ही उल्लेखनीय रूप से चालाकी से भरे होते थे। उनमें चुने गए आदमी की हर कमजोरी साफ साफ नजर आ जाती थी। उसके जो आखिरी अभिनय थे उनमें से एक था जेन विल्किंसन का। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली अमेरिकी एक्ट्रेस थी। लंदन में उसका नाम काफी मशहूर था। ये सच में बहुत ही चालाकी से भरा हुआ था। जब वो अपने भावनाओं से भरे डायलॉग बोलती थी तो आपको लगने लगता था कि हर बात का कोई खास मतलब है। उसकी आवाज जो हल्की सी भारी थी, मदहोश कर देने वाली लगती थी। नियंत्रित हाव भाव जिनके अपने अलग अलग मायने थे, हल्के से लहराते शरीर के साथ जिसमें शारीरिक सुंदरता की भी झलक दिखाई दे जाती थी। उसने ये सब कैसे किया मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। जेन विल्किंसन ऐसी अभिनेत्रियों में थी जिसने अपनी शादी के बाद नाटकों में काम करना छोड़ दिया था और करीब 2-1 साल के बाद वो एक्टिंग के फील्ड में वापस लौटी थी। 3 साल पहले उसने काफी अमीर लेकिन थोड़े से सन की लॉर्ड एजवेयर से शादी की थी। अफवाह ये उड़ी हुई थी कि उसने कुछ ही दिनों में उसे छोड़ दिया था। बहरहाल अपनी शादी के 18 महीनों के बाद अब वो अमेरिका में फिल्मों में काम कर रही थी और इस साल लंदन में एक सफल नाटक में दिखाई दी थी। कार्लोटा एडम्स के चतुर लेकिन थोड़ी सी दुर्भावना से भरी नकलों को देखकर मुझे हैरानी होती थी कि वो जिन लोगों की मिमिक्री किया करती थी उन्हें कैसा लगता होगा। क्या उन्हें अपनी बदनामी देखकर अच्छा लगता था जिस तरह का उनका विज्ञापन होता था, या उनको इस बात से चिढ़ होती थी कि जानबूझकर उनकी चालबाजियों का खुलासा किया जा रहा था। क्या कार्लोटा एडम्स उस प्रतिद्वंद्वी जादूगर की स्थिति में आ गई थी जो ये कहता है, ओह ये तो पुरानी चालबाजी है, बहुत ही साधारण और बेकार, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। मुझे लगा कि अगर विल्किंसन की जगह मैं होता तो इस बात से मैं बहुत बुरी तरह चिढ़ जाता, लेकिन कार्लोटा के शिकार शायद ऐसा नहीं करते थे। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने अपने पीछे एक खनक भरी हंसी की आवाज सुनी। मैंने तेजी से अपनी गर्दन घुमाई। मेरी सीट के ठीक पीछे अपने होठों को हल्का सा खोले आगे की तरफ झुकी उसकी वर्तमान नकल की विषय खुद मौजूद थी, यानी लेडी एजवेयर, जिसे जेन विल्किंसन के नाम से जाना जाता है। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि मेरी सारी सोच गलत थी। वो आगे की तरफ झुकी हुई थी, उसके होंठ खुले हुए थे, खुशी के भाव के साथ और आंखों में उत्तेजना लिए हुए। जैसे ही मिमिक्री समाप्त हुई उसने जोर से ताली बजाई, हंसते हुए अपने साथ आए व्यक्ति की तरफ घूमी जो एक लंबा और बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति था, एकदम ग्रीक गॉड्स जैसा। उसके चेहरे से मैंने पहचाना कि वो स्टेज से ज्यादा पर्दे का जाना माना चेहरा था। वो ब्रायन मार्टिन था, जो शायद उस समय का सबसे लोकप्रिय नायक था। वो और जेन विल्किंसन कई फिल्मों में साथ साथ आ चुके थे। लेडी एजवेयर कह रही थी, कितना शानदार है ना? ब्रायन हंस रहा था। तुम काफी जोश में लग रही हो जेन। हाँ, ये लड़की वाकई बहुत अच्छी है, उससे कहीं ज्यादा अच्छी जितना मैंने सोचा था। ब्रायन मार्टिन ने हैरानी से क्या कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया।
कार्लोटा अपनी नई एक्टिंग की तैयारी में लग गई। उसके बाद जो हुआ मुझे हमेशा यही लगेगा कि वो एक बहुत ही मज़ेदार सा संयोग था। शो के बाद पॉयरो और मैं रात के खाने के लिए सेवॉय होटल में गए। हमारी टेबल के ठीक बगल में लेडी एजवेयर, ब्रायन मार्टिन और 2 अन्य लोग बैठे थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। मैंने पॉयरो को उधर देखने के लिए कहा और जब मैं ये कर रहा था तभी एक और जोड़ा आया और उसके आगे की मेज पर आकर बैठ गया। औरत का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन एक पल के लिए मुझे याद नहीं आया। लेकिन तभी अचानक मुझे समझ में आया कि वो कार्लोटा एडम्स थी जिसे मैं घूरे जा रहा था। उस आदमी को मैं नहीं पहचानता था। वो अच्छी तरह से बना संवरा हुआ था, चेहरे पर खुशी थी लेकिन भाव शून्य, उस तरह का नहीं जिसे मैं पसंद करूं। कार्लोटा एडम्स ने अजीब तरह के काले कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा ऐसा नहीं था कि तत्काल उसकी तरफ ध्यान चला जाए या कोई उसे झट से पहचान ले। उसका चेहरा उस तरह का जीवंत और संवेदनशील था जिसने अपने आप को मानो नकल उतारने के काम के लिए ही दे रखा हो। वो बड़ी सहजता से किसी भी अनजान चेहरे का रूप तो धर सकती थी, लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। मैंने अपना ये ख्याल पॉयरो को बताया। उसने मेरी बात को ध्यान से सुना, फिर उसका माथा धीरे से एक तरफ झुक गया, जबकि इस बीच उसकी आंखें सतर्कता से उन दोनों मेजों की तरफ घूरती रहीं। तो ये लेडी एजवेयर है। हाँ, मुझे याद है, मैंने उसे एक्टिंग करते देखा है। सुंदर है और एक अच्छी एक्ट्रेस भी है, मैंने कहा। होगी। लगता है तुम्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा पॉयरो। मेरे ख्याल से ये इस पर निर्भर करता है कि वो कहाँ मौजूद है। अगर वो नाटक के केंद्र में है, अगर सभी कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तब वो अपनी भूमिका ठीक से निभा सकती है। लेकिन मुझे इस बात में शक है कि वो कोई छोटी भूमिका सही तरीके से कर सकती है, या जिसे चरित्र भूमिका कहते हैं वो। नाटक उसके बारे में होना चाहिए और उसके लिए होना चाहिए। मुझे वो ऐसी औरत लगती है जिसकी दिलचस्पी सिर्फ अपने आप में होती है। ऐसे लोग जीवन में कई बार बड़े खतरे में पड़ जाते हैं। खतरा? मैंने बड़ी ही हैरानी से कहा। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जिससे तुम्हें परेशानी हो रही है। हाँ मेरे दोस्त, खतरा। क्योंकि देखो, इस तरह की जो औरतें होती हैं वे सिर्फ एक चीज देखती हैं, अपने आप को। वो अपने आसपास के खतरों को नहीं देख पाती, ना ही जीवन के लाखों परस्पर विरोधी हितों और रिश्तों को। उनको बस अपने आगे का रास्ता दिखाई देता है और इसलिए किसी न किसी मोड़ पर जाकर ये भयानक हो जाता है। मेरी इस बात में कुछ दिलचस्पी पैदा हुई। मैंने अपने आप से कहा कि इस तरह का दृष्टिकोण तो मुझे सूझा ही नहीं था। मैंने पूछा, और दूसरी? मिस एडम्स? पॉयरो ने पूछा। तुम क्या चाहते हो कि मैं उसके बारे में क्या कहूं? सिर्फ यही कि उसे देखकर तुम्हें क्या लगता है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं कोई ज्योतिषी हूं जो उनकी हथेली देखकर उनके स्वभाव के बारे में बता दूं? तुम ये काम ज्योतिषियों से भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, मैंने कहा। तुम्हें मेरे ऊपर बड़ा ही विश्वास है हेस्टिंग्स, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। तुम्हें पता है मेरे दोस्त, हम सबका कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। एक दूसरे से टकराती जुनून या इच्छाएं या व्यवहार की पहेलियां, जिनके आधार पर हर कोई अपना छोटा सा फैसला करता है, लेकिन 10 में से 9 बार वो गलत हो सकता है। बिल्कुल नहीं मिस्टर हरक्यूल पॉयरो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, तुम तो दोस्त से हरक्यूल पॉयरो पर उतर आए। मैं अच्छी तरह से ये जानता हूं कि तुम्हें हमेशा ये लगता है कि मैं थोड़ा घमंडी किस्म का हूं, लेकिन असल में मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं बहुत ही विनम्र किस्म का इंसान हूं। मैं हंस पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कार्लोटा एडम्स के बारे में कुछ कहने का खतरा नहीं उठाना चाहते। पॉयरो ने बड़ी ही सहजता से कहा, वो एक अच्छी कलाकार है। इसमें सारी ही बातें आ गईं, है कि नहीं? बहरहाल, तुमको ये नहीं लगता कि वो अपने जीवन में खतरे से गुजर रही है? मैंने पूछा। हम सब ऐसे हालात में होते हैं मेरे दोस्त। दुर्भाग्य हमेशा हमारी तरफ दौड़ लगाने की फिराक में रहता है। लेकिन जहां तक तुम्हारा सवाल है, मुझे लगता है मिस एडम्स सफल साबित होंगी। वो चालाक है और उससे भी बढ़कर कुछ है। तुमने बिना शक सही पहचाना कि वो एक यहूदी औरत है। मैंने उसे इस रूप में नहीं देखा था,
लेकिन अब जबकि पॉयरो ने इस बात का उल्लेख किया तो मुझे उसमें थोड़ी सी यहूदी झलक दिखाई देने लगी। पॉयरो ने सिर हिलाया और बोला, ये सफलता के लिए है, उस सफलता के लिए। हालांकि फिर भी एक पहलू है खतरे का, क्योंकि हम खतरों की बात कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूछा। पैसे के लिए प्यार के कारण इस तरह की औरत सोच समझकर बड़ी ही चतुराई से कदम आगे बढ़ा सकती है। ये बात तो हम लोगों के बारे में भी सही हो सकती है, मैंने कहा। हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन किसी भी तरह मैं या तुम उसमें छिपे खतरे की पहचान कर लेंगे। हम उसके अच्छे बुरे पहलू को भांप लेंगे। लेकिन अगर आप पैसे की बहुत ज्यादा परवाह करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई देगा, बाकी सब कुछ उसके पीछे छिप जाएगा। मैंने पॉयरो के मुंह से इस तरह की बातें पहले भी कई बार सुन रखी थीं। इसीलिए जब उसका बोलना थमा तो मैंने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, क्या तुमने ध्यान दिया पॉयरो, वो गोरी वाली औरत एजवेयर तुमसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि उसे मेरी पहचान के बारे में बता दिया गया है, पॉयरो ने सहज दिखने की कोशिश करते हुए कहा। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, मुझे लगता है ये तुम्हारी इन मशहूर मूंछों की वजह से है। वो उनकी सुंदरता के ऊपर मोहित हो गई है। अरे अरे देखो, वो औरत तो खड़ी हो रही है। मुझे लगता है कि वो हमसे बात करने के लिए आ रही है। ब्रायन मार्टिन शायद उसे रोक रहा है, लेकिन वो सुनेगी नहीं। निश्चित होकर जेन विल्किंसन जल्दी से अपनी कुर्सी से उठी और हमारी मेज की तरफ आई। पॉयरो झुकते हुए खड़ा हो गया और मैं भी। आप मिस्टर हरक्यूल पॉयरो हैं? उसने हल्की सी भारी आवाज में कहा। जी हाँ मिस्टर पॉयरो, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात। हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम, क्या आप बैठेंगी नहीं? नहीं, यहाँ नहीं, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हम सीधे ऊपर चलते हैं, मेरे कमरे में। ब्रायन मार्टिन भी उसके साथ शामिल हो गया। अब वो उपेक्षा भरी हंसी के साथ बोलने लगा। जेन, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हमारा खाना अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही मिस्टर पॉयरो का। लेकिन जेन विल्किंसन को अपने उद्देश्य से इतनी आसानी से टाला नहीं जा सकता था। तो क्या हुआ ब्रायन, हम लोग खाना कमरे में मंगवा लेंगे, उसके बारे में वेटर को बोल दो। और हाँ सुनो ब्रायन। जब ब्रायन मुड़ रहा था तो वो उसके पीछे गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे कुछ कहना चाह रही हो। वो उसके लिए खड़ा रहा, अपनी गर्दन हिलाता और गुस्से में फुफकारता हुआ। लेकिन उसने कुछ ज्यादा जोर देते हुए कहा और आखिरकार गर्दन उचकाकर उसने अपनी जिद छोड़ दी। बातचीत के दौरान एक या दो बार उसने उस टेबल की तरफ देखा जहां कार्लोटा एडम्स बैठी थी और मुझे लगा कि वो जो कुछ कह रही थी उसका कोई भी लेना देना उस अमेरिकी लड़की से तो नहीं था। आखिरकार ब्रायन ने उसकी बात मान ली और जेन खुश होकर वापस आ गई। अब हम सीधे ऊपर चलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लिफ्ट की तरफ जाते हुए वो बोली, ये मेरे लिए बहुत ही किस्मत की बात है कि मैं आज शाम आपसे यहां पर मिली मिस्टर पॉयरो। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि मेरे लिए कैसे सब कुछ सही होता जा रहा है। मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करने वाली थी, और फिर मैंने ऊपर देखा और फिर पाया कि बगल की टेबल पर आप बैठे थे। फिर मैंने अपने आप से कहा, मिस्टर पॉयरो मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी, पॉयरो ने कहा। हाँ, आप बिल्कुल मेरे काम आ सकते हैं। मुझे किसी ने यह बताया है कि आप बड़े ही शानदार इंसान हैं, और किसी न किसी को तो मुझे इस उलझन में से निकालना ही होगा जिसमें मैं फंसी हुई हूं। और मुझे लगता है कि आप ही वो सबसे सही आदमी हैं जो ये काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। लिफ्ट से निकलकर हम एक गलियारे में पहुंचे और वो कुछ दूर जाकर एक दरवाजे के सामने रुक गई। हम सेवॉय के सबसे भव्य कमरों में से एक में दाखिल हुए। उसने कुर्सी पर अपना फर वाला शॉल रख दिया और अपना रत्नों से जड़ा छोटा सा बैग मेज पर रख दिया। फिर वो अभिनेत्री एक कुर्सी में धंस गई और बड़ी ही सहजता से बोली, मिस्टर पॉयरो, मुझे किसी न किसी तरह अपने पति से छुटकारा पाना है। अध्याय 2। अचानक लगे इस झटके से उबरने में हम दोनों को कुछ पल लगे। पॉयरो ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन मैम, पतियों से छुटकारा दिलवाना मेरा पेशा नहीं है, ना ही मेरी खासियत। हाँ, मुझे पता है।
इसके लिए आपको किसी वकील की जरूरत पड़ेगी। यही तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं वकीलों से तंग आ चुकी हूं। मैंने सीधे और चालाक दोनों तरह के वकीलों को देखा है और उनमें से किसी ने भी मेरे लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है। वो सिर्फ कानून जानते हैं। ऐसा लगता है उनके अंदर किसी तरह की कोई फीलिंग्स तो होती ही नहीं है। और आपको ये लगता है कि वो फीलिंग्स मेरे अंदर हैं? जेन हंसने लगी। मैंने ये सुना है कि आप सबसे अच्छे हैं मिस्टर पॉयरो। मैं आपकी बात का मतलब अभी भी नहीं समझा। पॉयरो ने रूखे स्वर में कहा, हो सकता है मेरे पास दिमाग हो या नहीं भी हो, वैसे मान लेता हूं कि है, झूठ मूठ में दिखावा क्यों करूं। लेकिन आपका जो ये मामला है वो मेरा पेशा नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको इसमें मुश्किल क्या है। आपके हिसाब से ये काम बहुत आसान है? पॉयरो ने पूछा। नहीं, बहुत मुश्किल है। और यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आप उस तरह के इंसान नहीं हैं जो मुश्किल काम देखकर भाग जाएं। मैं आपके विचारों की कद्र करता हूं मैम, लेकिन बात फिर भी वही है कि मैं तलाक के केस नहीं लेता। ये मेरा पेशा नहीं है। अरे भले आदमी, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप मेरे लिए जासूसी कीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे उस आदमी से पीछा छुड़ाना है और मुझे पक्का ये लगता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये काम कैसे करना चाहिए। जवाब देने से पहले पॉयरो एक पल के लिए रुका। जब वो बोला तो उसका लहजा बदला हुआ था। पहले मुझे ये बताइए मैम कि आप लॉर्ड एजवेयर से पीछा छुड़ाने के लिए इतनी बेचैन क्यों हैं? उसने बिना देरी किए झट से जवाब दिया। जाहिर है क्योंकि मैं फिर से शादी करना चाहती हूं। और भला क्या कारण हो सकता है? लेकिन उसके लिए तलाक तो आसानी से मिल सकता है। अरे, आप मेरे पति को जानते नहीं हैं मिस्टर पॉयरो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात आपको कैसे समझाऊं। वो बहुत ही अजीब इंसान है। वो बाकी मर्दों जैसा नहीं है। असल में तो उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी किसी भी औरत से। मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रही हूं। मैं उसके बारे में बता नहीं सकती, लेकिन वो बहुत ही अजीब है। आपको पता है, उसकी पहली बीवी उसे छोड़कर भाग गई थी, अपने पीछे 3 महीने की एक बच्ची को छोड़कर। उसने उसे कभी तलाक नहीं दिया और बड़ी ही गरीबी में उसकी मौत कहीं विदेश में हुई। फिर उसने मुझसे शादी की। मैं उससे बच नहीं पाई। मैं डर गई थी। मैंने उसे छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। मेरे पास तलाक का कोई बेस नहीं था और अगर मैंने उसे कोई कारण दिया भी तो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। वो बहुत ही पागल किस्म का है। कुछ अमेरिकन राज्यों में आप तलाक ले सकती हैं मैम। उसका मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तब नहीं जब मैं इंग्लैंड में रहने वाली हूं। आप इंग्लैंड में रहना चाहती हैं? जी हां। आप किससे शादी करना चाहती हैं? हाँ, यही तो बात है, मैटन के राजकुमार से। मेरे मुंह से एक गहरी आह निकल गई। मैटन का प्रिंस जोड़ियां बनाने वाली माओं के लिए अभी तक निराशा का कारण ही रहा था। वो एक नौजवान था जिसकी आदतें साधुओं जैसी थीं, एक हिंसक एंग्लो कैथोलिक। उसके बारे में कहा जाता था कि वो पूरी तरह से अपनी माँ के इशारों पर चलता है। एक डरावनी विधवा। वो अपने जीवन में सादगी के लिए जाना जाता था और उसके बारे में ये मशहूर था कि वो बहुत ही कलात्मक रुचि का है और औरतों की बिल्कुल परवाह नहीं करता है। जेन ने कुछ भावुक होते हुए कहा, मैं उसके लिए दीवानी हूं। अब तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूं वो उन सब से बहुत अलग है। और सबसे बड़ी बात, मैटन का पैलेस बहुत ही अच्छा है। ये सब अपने आप में बहुत ही रोमांटिक है, जैसा कभी ना हुआ हो। वो देखने में भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसा। शादी करने के बाद मैं एक्टिंग छोड़ देना चाहती हूँ। अब मुझे इसकी कोई खास परवाह नहीं रह गई है। और लॉर्ड एजवेयर आपके इस रोमांटिक सपने के आड़े आ रहे हैं। पॉयरो ने रुखाई से कहा। हाँ, और इसी वजह से मेरा ध्यान भटकने लगा है। जाहिर है अगर हम शिकागो में रह रहे होते तो मैं उसे बड़ी ही आसानी से रास्ते से हटा देती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगता कि आप किसी गनमैन के पास जाकर उसे यूं ही ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। जी हाँ, दरअसल हमारे देश में हमें लगता है कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, पॉयरो ने व्यंग्य से कहा। अच्छा, मुझे इस बारे में पता नहीं था।
वैसे मेरे ख्याल से आप अपने कुछ राजनेताओं के बिना रह सकते हैं, और ये जानते हुए कि मैं लॉर्ड एजवेयर के साथ क्या करने वाली हूँ, मुझे लगता है कि उसके न रहने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि इसका उल्टा ही होगा। तभी दरवाजे पर खटखट हुई और वेटर खाने के सामान के साथ अंदर आया। जेन उसके आने की परवाह किए बिना अपनी समस्याओं के बारे में बात करती रही। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ मिस्टर पॉयरो कि आप मेरे लिए उसका कत्ल कर दें। आपका बड़ा एहसान हम पर जो आपने ऐसा सोचा। दरअसल मैंने ये सोचा है कि आप उसके साथ किसी चालाकी से बात कर सकते हैं, उससे बात करके उसे मुझसे तलाक लेने के लिए राजी कर सकते हैं। मुझे पक्का लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं। मुझे लगता है आप मेरे प्रभाव को कुछ ज्यादा ही करके आंक रही हैं मैम। ओह, लेकिन आप कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही सकते हैं मिस्टर पॉयरो। इतना कहकर वो आगे की तरफ झुकी और उसने अपनी नीली आंखें पॉयरो की आंखों में डाल दी। क्या आप नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं? उसकी आवाज नर्म मुलायम हो गई थी। पॉयरो ने बड़ी ही सावधानी से कहा, मैं तो चाहता हूं कि सभी खुश रहें। हाँ, लेकिन मैं हर किसी के बारे में नहीं सोच रही थी, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूं। मेरे ख्याल से आप हमेशा यही करती हैं मैम। आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हाँ, मैं हूं स्वार्थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे दुखी होने से बहुत नफरत है। इससे मेरी एक्टिंग पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, और मैं तब तक उदास रहने वाली हूं जब तक कि वो मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं हो जाता या फिर मर नहीं जाता। वैसे कुल मिलाकर बेहतर तो यही रहेगा कि वो मर जाए। मेरा मतलब है, मुझे उससे पीछा छुड़ाकर ज्यादा अच्छा लगेगा। उसने सहानुभूति के लिए पॉयरो की तरफ देखा और बोली, आप मेरी मदद करेंगे ना मिस्टर पॉयरो? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या मैम? पॉयरो ने उसकी बात काटते हुए कहा। वो हंस पड़ी और बोली, तो मुझे जाने के लिए टैक्सी मंगवानी पड़ेगी और मैं उसे खुद ही उड़ा दूंगी। इतना कहकर वो हंसते हुए एक दरवाजे से बगल के कमरे में चली गई। इसी बीच ब्रायन मार्टिन उस अमेरिकी लड़की कार्लोटा एडम्स और उसके साथी के साथ अंदर आया। उनके साथ 2 और लोग थे जो साथ में खाना खा रहे थे। उनका परिचय हमसे मिस्टर और मिसेज विडबर्न के रूप में करवाया गया। ब्रायन ने कहा, जेन कहाँ है? मैं उसे कहना चाहता हूं कि उसने मुझे जो काम दिया था उसमें मैं सफल रहा। जेन बेडरूम के दरवाजे के पास आ गई। उसके एक हाथ में एक लिपस्टिक थी। तुम उसे ले आए? कितनी अच्छी बात है। मिस एडम्स, मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगा कि मुझे आपको जानना चाहिए। प्लीज अंदर आइए और मुझसे बातें कीजिए। तब तक मैं अपना मेकअप ठीक कर रही हूँ। ये बड़ा ही भयानक लग रहा है। कार्लोटा एडम्स ने उसका न्योता स्वीकार कर लिया। ब्रायन मार्टिन एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने पॉयरो से कहा, हाँ तो मिस्टर पॉयरो, जेन ने आपको अच्छा घेरा है। क्या उसने आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर लिया? वैसे अगर अभी तक नहीं भी किया है तो देर सवेर आप भी इसमें शामिल हो ही जाएंगे। उसे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद उसने कभी किसी से ये सुना नहीं है, पॉयरो ने सख्त स्वर में कहा। ब्रायन मार्टिन ने कहा, जेन का किरदार बड़ा ही दिलचस्प है। मना करने का उसके लिए कोई मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो। उसे जीवन में बस एक ही चीज दिखाई देती है, वो चीज जो वो खुद चाहती है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को भी खुशी खुशी मार डालेगी, और अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे फांसी पर चढ़ाने के बारे में सोचा तो उसे ये बात बहुत ही तकलीफ पहुंचाएगी। लेकिन परेशानी की बात यह है कि उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। किसी को कत्ल करने का उसका विचार ये होगा कि वो एक टैक्सी में जाए, अपने नाम से जाए और उसे गोली मार दे। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप किस वजह से ऐसा कह रहे हैं, पॉयरो ने कहा। क्या वाकई आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं? पॉयरो ने फिर से पूछा। मेरे ख्याल से हाँ। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगा और मैंने महसूस किया कि उसकी हंसी में एक अजीब तरह की कड़वाहट थी। फिर उसने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? मिसेस विडबर्न ने सहमति देते हुए कहा, हाँ, जेन काफी अहंकारी है।
वैसे एक अभिनेत्री को ऐसा होना भी पड़ता है। पॉयरो ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें ब्रायन के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो बड़ी ही उत्सुकता से न जाने क्या देख रहा था। इसी बीच जेन दूसरे कमरे से आ गई। उसके पीछे पीछे कार्लोटा भी थी। मेरे ख्याल से उसने अपने चेहरे को संतोषजनक ढंग से ठीक कर लिया था। हालांकि मुझे वो पहले जैसा ही लग रहा था और ये भी लग रहा था कि उसे किसी भी तौर पर इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता था। उसके बाद जो रात के खाने की पार्टी हुई वो काफी खुश करने वाली थी। कभी कभी मुझे ये लगता है कि उसके पीछे पीछे कुछ चल रहा था जिसे मैं पसंद नहीं कर पा रहा था। जेन विल्किंसन किसी भी तरह की अक्ल की बात से कोसों दूर थी। जाहिर है कि वो एक ऐसी नौजवान औरत थी जो एक समय में एक ही चीज देखती थी। उसने पॉयरो से बातचीत करने की इच्छा जताई थी। फिर उसने अपनी बात रखी और बिना देर किए अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। अब वो काफी मजाकिया अंदाज में दिखाई दे रही थी। कार्लोटा एडम्स को अपनी पार्टी में शामिल करना शायद उसकी बस एक सनक थी। वो उसी तरह से इस बात से हैरान थी जैसे कोई बच्चा होता है कि कोई इतनी अच्छी तरह से उसकी नकल कैसे उतार सकता था। लेकिन अंदर खाने में चल रही जिस बात का मुझे अनुभव हुआ उसका कोई ताल्लुक जेन विल्किंसन से नहीं था। उन्होंने किस दिशा में झूठ बोला था? मैंने एक एक करके सारे मेहमानों का निरीक्षण किया। ब्रायन मार्टिन निश्चित रूप से वो स्वाभाविक तौर पर बिहेव नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि हो सकता है कि एक फिल्म स्टार का यही तरीका होता हो। कार्लोटा एडम्स किसी भी तरह से स्वाभाविक तौर से व्यवहार कर रही थी। वो एक शांत रहने वाली लड़की थी जिसकी आवाज बड़ी ही प्यारी थी। मैंने बड़े ध्यान से उसका निरीक्षण किया क्योंकि मुझे नजदीक से ऐसा करने का मौका मिल गया था। मेरे ख्याल से उसके अंदर एक अजीब तरह की सुंदरता थी, लेकिन वो कुछ नकारात्मक तरीके की थी। उसमें किसी तरह का खरापन नहीं था। वो ऐसे लग रही थी जैसे उसने शालीनता को जबरदस्ती ओढ़ रखा हो। देखने से ही वो नकारात्मक दिखाई दे रही थी। मुलायम गहरे बाल, आंखें रंगहीन, हल्का नीला और पीला चेहरा और ऐसा चेहरा जो बदलता रहता था। ऐसा चेहरा जिसे आपने पसंद तो किया, लेकिन अगली बार जब वो दूसरे कपड़ों में मिले तो ये जानने में मुश्किल पेश आए कि आप उससे पहले कब मिले थे। ऐसा लग रहा था कि जेन की उदारता और जिस तरह से वो कार्लोटा की तारीफ कर रही थी उससे कार्लोटा को काफी अच्छा लग रहा था। हाँ, ये तो किसी भी लड़की को अच्छा लगेगा, मैंने सोचा। और तभी ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जल्दबाजी में बनाई गई अपनी इस राय को बदल देना पड़ा। कार्लोटा एडम्स ने मेज की दूसरी तरफ अपनी मेजबान की तरफ देखा जो उस समय अपना सिर पॉयरो की तरफ घुमा रही थी। उस लड़की के देखने में एक ऐसा भाव था जैसे वो उत्सुकता से उसका निरीक्षण कर रही हो। ये देखकर मुझे लगा कि वो सोच समझकर ऐसा कर रही थी, और उसी पल मुझे ये लगा कि उसकी हल्की नीली आंखों में एक अजीब तरह की नफरत का भाव था, या फिर शायद पेशेवर ईर्ष्या। जेन एक सफल अभिनेत्री थी जिसका दौर उस समय चल रहा था। कार्लोटा अभी बस सीढ़ियां ही चढ़ रही थी। मैंने वहां मौजूद 3 दूसरे लोगों की तरफ देखा। मिस्टर और मिसेस विडबर्न। मिस्टर विडबर्न एक लंबा और दुबला पतला आदमी था। उसकी बीवी मोटी, गोरी और भावुक किस्म की थी। वे लोग पैसे वाले लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि स्टेज से जुड़ी हर चीज को लेकर वे भावुक थे। वे लोग किसी और विषय पर बातचीत नहीं करना चाह रहे थे। हाल में मैं इंग्लैंड में नहीं था, जिसकी वजह से उनको मैं उतना जानकार नहीं लगा, और आखिरकार विडबर्न ने मुझसे मुंह फेर लिया। वहां मौजूद लोगों में आखिरी आदमी था एक गहरे रंग का नौजवान जिसका गोल चेहरा खिलखिलाता रहता था। ये वो आदमी था जो कार्लोटा एडम्स के साथ था। पहले तो मुझे उसे देखकर ये शक हुआ कि वो आदमी उतना विनम्र नहीं था जितना वो दिखाई दे रहा था, और फिर जब उसने थोड़ी शैंपेन और पी ली तब ये बात और भी साफ नजर आने लगी। उसे देखने से ये लग रहा था कि वो एक तरह की जख्मी जैसी मुद्रा में बैठा था। आधे खाने के दौरान वो बड़ी उदास सी शांति के साथ बैठा रहा। फिर उसने मुझसे बातचीत करनी शुरू की, वो भी इस तरह से जैसे मैं उसका सबसे पुराना दोस्त हूँ। उसकी बातें बहुत ही अजीब और अस्पष्ट सी थीं। उनसे मुझे जो कुछ समझ में आया वो बस इतना ही कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की थी, उसके पास पैसे की तंगी थी, और उसे ये उम्मीद थी कि जब वो करीब 75 साल का हो जाएगा तब तक उसके किसी अंकल की मौत हो जाने के कारण उसे उनकी संपत्ति मिल जाएगी और वो अमीर हो जाएगा।
उस लड़के में कुछ अजीब था जो मुझे अच्छा लग रहा था। उसका चेहरा गोल था और अजीब तरह की छोटी छोटी मूछें थी। मैंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि कार्लोटा एडम्स की नजरें लगातार उसके ऊपर थीं और उसकी तरफ एक नजर डालकर उसने उठते हुए पार्टी को अलविदा कहा। जेन ने उससे कहा, तुम यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अचानक से काम करना बहुत पसंद है। क्या तुम ऐसा नहीं करती? जी नहीं, मेरे ख्याल से मैं हमेशा कुछ करने से पहले उसकी अच्छी तरह से योजना बना लेती हूँ। इससे मैं दुखी होने से बच जाती हूँ, कार्लोटा ने कहा। उसके इस अंदाज में कुछ ऐसा था जिससे सहमत नहीं होने का मेरा मन कर रहा था। जेन ने हंसते हुए उससे कहा, खैर जो कुछ भी हो, नतीजे आपको सही साबित कर देते हैं। मुझे याद नहीं आता कि जितना मुझे आज तुम्हारा शो पसंद आया उतना कभी भी कुछ और पसंद आया हो। अमेरिकी लड़की के चेहरे पर संतोष के भाव आ गए। आपका ऐसा कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इस तरह की शाबाशी की बहुत जरूरत है, सबको होती है। तभी उस काली मूंछ वाले नौजवान ने कहा, कार्लोटा, जेन आंटी से हाथ मिलाओ, आज की पार्टी के लिए थैंक्स कहो और चलो। कार्लोटा बाय करके उसके पीछे चल दी। जेन ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, इस लड़के ने मुझ में ऐसा क्या देखा जो इसने मुझे आंटी कहा? मिसेस विटबर्न ने कहा, अरे उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो बहुत अच्छा नाटक करने वाला है। काफी देर हो गई है, हम सब चलते हैं। विटबर्न दंपत्ति ने विदा ली और उनके साथ ब्रायन मार्टिन ने भी। फिर जेन मिस्टर पॉयरो की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो मिस्टर पॉयरो, आप मेरा वो काम करेंगे ना? मुझे पता है जरूर करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप यूरोप के सबसे पत्थर दिल इंसानों में से नहीं हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी पत्थर दिल नहीं हूं, पॉयरो ने बड़े ही नरम स्वर में कहा। मुझे लगा कि उसने शायद शैंपेन कुछ ज्यादा ही पी ली है और वो नशे में बोल रहा है। तो फिर आप जाइए और मेरे पति से मिलिए और उनसे वो करवाइए जो मैं चाहती हूं कि वो करें। जेन ने फिर से पॉयरो से कहा। जी मैं उनसे जरूर मिलूंगा, पॉयरो ने बड़ी ही सावधानी से कहा। और अगर वो आपकी बात ना माने, जो कि मुझे पता है वो नहीं मानेंगे, तो किसी और चालाक योजना के ऊपर विचार कीजिए प्लीज। लोग कहते हैं कि आप पूरे यूरोप के सबसे चालाक इंसान हैं मिस्टर पॉयरो। पॉयरो ने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे वो उस बात से प्रभावित ना हुआ हो। देखिए मैम, मैं किसी बात का वादा नहीं करता हूं, लेकिन मनोविज्ञान में दिलचस्पी के कारण मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके पति से मिल पाऊं। किसी भी वजह से सही, आप मिलिए जरूर, उसके दिमाग का एनालिसिस कीजिए जितना आपको करना हो। लेकिन मेरा काम आपको करना ही होगा मिस्टर पॉयरो। मुझे किसी भी कीमत पर अपना प्यार चाहिए। जरा ये सोचिए, इससे मुझे कितनी खुशी मिलेगी। अध्याय 3। कुछ दिनों बाद की बात है, जब हम लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। पॉयरो ने मेरी तरफ एक चिट्ठी फेंक दी जो उसने तभी तभी खोली थी। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है हेस्टिंग्स? उसने मुझसे पूछा। वो पत्र लॉर्ड एजवेयर का था, जो बहुत ही साफ औपचारिक भाषा में लिखा हुआ था और उसमें अगले दिन 11 बजे मिलने की बात लिखी गई थी। उस चिट्ठी को देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने उस वक्त पॉयरो की बातों को काफी हल्के में लिया था। मुझे लगा था कि उसने यूं ही नशे में कुछ अनाप शनाप बोल दिया था और वो इसके बारे में कुछ करने वाला नहीं था। पॉयरो ने शायद मेरे मन में उठते भावों को पढ़ लिया और बड़े ही मजेदार स्वर में बोला, वो सिर्फ शैंपेन का असर नहीं था मेरे दोस्त। तुमने अपने मन में ये सोच लिया कि ये बेचारा बूढ़ा आदमी पार्टी में नशे में आकर ऐसे ही कुछ भी वादा कर देगा और असल में उस काम को नहीं करेगा। लेकिन मेरे दोस्त, हरक्यूल पॉयरो के वादे बिल्कुल पक्के होते हैं। मैं अपने फैसले किसी के प्रभाव में आकर नहीं लेता। बेहतरीन शैंपेन, सुनहरे बालों वाली मदहोश कर देने वाली लड़कियां, इनमें से कुछ भी हरक्यूल पॉयरो के फैसले को प्रभावित नहीं कर सकते। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी इसमें दिलचस्पी है। और सिर्फ यही बात नहीं है, उसके प्यार के संबंध में अगर तुम कहना चाहो तो ये एक बहुत ही आम बात है। ये एक बहुत ही सुंदर औरत का सफलता की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। अगर मेर्टन के राजकुमार के पास ना उसका ओहदा होता और ना ही दौलत, तो शायद इस औरत के मन में उसके लिए जरा भी प्यार नहीं होता। इस सारे मामले में मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया है वो है इस केस का मनोविज्ञान।
किरदारों का आपसी खेल। इसीलिए मैंने लॉर्ड एजवेयर को नजदीक से जानने के इस मौके का स्वागत किया है। हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। ये मत सोचना हेस्टिंग्स कि क्योंकि मैं इस सारे मामले को मनोवैज्ञानिक नजरिए से देख रहा हूं, इसलिए मुझे जो भी काम दिया गया है मैं उसमें सफल होने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। मैं हमेशा होशियारी से काम करने का आनंद उठाता हूं। तो तुम्हारा मतलब है हम कल 11 बजे रीजेंट गेट जाएंगे? मैंने पूछा। हम? मतलब? पॉयरो, तुम मुझे पीछे नहीं छोड़कर जा सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ जाता हूं। अगर ये कोई अपराध होता मेरे दोस्त, रहस्यमय तरीके से किसी को जहर दिया गया होता या किसी का कत्ल हुआ होता, तो तुम मेरे साथ जरूर चलते। लेकिन ये तो सिर्फ एक सामाजिक मुलाकात है। मैं कुछ नहीं जानता। मैं आ रहा हूं मतलब आ रहा हूं, मैंने 2 टूक शब्दों में कहा। पॉयरो हल्के से मुस्कुरा दिया और उसी वक्त हमें यह बताया गया कि कोई हमसे मिलने आया है। ये देखकर हमें बहुत ही हैरानी हुई कि वो आदमी ब्रायन मार्टिन था। दिन के उजाले में वो कुछ ज्यादा उम्र का लग रहा था। वो हैंडसम तो अभी भी था, लेकिन उसकी सुंदरता ढलती हुई सुंदरता थी। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा कि कहीं ये ड्रग्स का आदी तो नहीं है। उसे देखकर लगता था कि वो एक अजीब सी घबराहट में है और इसी कारण मेरे मन में ये विचार पैदा हुआ था। उसने कुछ चहकते हुए स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर पॉयरो। आप और कैप्टन हेस्टिंग्स काफी सही समय पर नाश्ता कर रहे हैं। मुझे ये देखकर अच्छा लगा। खैर, मुझे लगता है कि आप लोग काफी बिजी हैं। जी नहीं, असल में मेरे हाथ में इस समय कोई केस नहीं है, पॉयरो ने कहा। क्या आप बात कर रहे हैं? ब्रायन ने हंसते हुए कहा। आपको स्कॉटलैंड यार्ड ने नहीं बुलाया राज दरबार के किसी गंभीर मामले की जांच के लिए? मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। आप कल्पना को सच्चाई के साथ बहुत अच्छी तरह से मिला देते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस समय मेरे हाथ में वाकई में कोई केस नहीं है। हालांकि भगवान की दया से भीख मांगने की भी नौबत नहीं आई है, पॉयरो ने कहा। चलो, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, ब्रायन ने हंसते हुए कहा। हो सकता है आप मेरे लिए कोई काम कर दें। क्या आपके पास मेरे लिए कोई समस्या है? पॉयरो ने पूछा। दरअसल है भी और नहीं भी। इस बार उसकी हंसी में थोड़ी घबराहट मिली हुई थी। पॉयरो ने उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। पॉयरो ने उससे साफ साफ शब्दों में सारी बात बताने के लिए कहा, लेकिन मार्टिन के चेहरे से लग रहा था कि उसे कुछ कहने में मुश्किल हो रही थी। उसने झिझकते हुए कहा, मुश्किल ये है कि मैं उतना नहीं बता सकता जितना मैं बताना चाहता हूँ। ये बहुत मुश्किल है। देखिए, ये सारी बात अमेरिका में शुरू हुई थी। एक छोटी सी घटना के कारण मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। असल में बात यह है कि मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था और मैंने एक आदमी को देखा, बदसूरत सा, ठिगने कद का, बिना दाढ़ी मूंछ वाला। उसने चश्मा लगाया था और उसके दांत सोने के थे। असल में मैं उस समय न्यूयॉर्क जा रहा था जब मैंने उस आदमी को देखा। 6 महीने के बाद मैं लॉस एंजलिस में था, तब मैंने उस आदमी को फिर से देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे नजर आया। तब भी मुझे इसमें कोई खास बात नहीं दिखाई दी थी। लेकिन 1 महीने बाद मुझे सियाटल जाने का मौका मिला और जैसे ही मैं वहां उतरा, मैंने उसे वहां पर भी देखा। इस बार उसने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी। ये तो थोड़ी अजीब बात है, पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा। जी हाँ, वही तो। उस समय तो मुझे ऐसे नहीं लगा था कि इस बात का मुझसे कोई लेना देना है, लेकिन जब मैंने उस आदमी को एक बार फिर से लॉस एंजलिस में देखा बिना दाढ़ी के, और फिर शिकागो में मूंछों के साथ, और फिर एक पहाड़ी गांव में जब मैंने उसे एक मजदूर के रूप में देखा, तब मैं थोड़ा परेशानी में पड़ गया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है। ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है, पॉयरो ने कहा। उसके बाद मैंने अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखना शुरू कर दिया। मैं जहां कहीं भी जाता, वो मेरे आसपास अलग अलग भेष में मुझे दिखाई दे जाता, लेकिन सौभाग्य से उसके सोने के दांतों के कारण मैं हर बार उसे पहचान लेता था। लेकिन मिस्टर मार्टिन, क्या आपने उससे कभी बात नहीं की? आपने उससे पूछा नहीं कि वो आपका पीछा क्यों कर रहा था? पॉयरो ने पूछा। ब्रायन ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने 1-2 बार सोचा तो था कि उससे पूछूं, लेकिन हर बार मैंने इसके खिलाफ फैसला किया।
मुझे लगा कि इससे वो आदमी चौकन्ना हो जाएगा और मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। अगर उनको ये पता चल जाता कि मैं उन्हें पहचान गया हूं तो वे किसी और आदमी को उस काम में लगा देते, किसी ऐसे आदमी को जिसे फिर मैं पहचान भी नहीं पाता। हो सकता है मैंने ये गलत किया हो, लेकिन उस समय मुझे यही ठीक लगा। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि कौन आपका पीछा करना चाहता था और किस उद्देश्य से? पॉयरो ने सवाल किया। जी, बस एक हल्का सा अनुमान है। मुझे लगता है, हो सकता है ये सिर्फ मेरा अनुमान हो, लेकिन इसका संबंध एक खास घटना से है जो 2 साल पहले लंदन में हुई थी। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन मुश्किल और ना भुलाई जा सकने वाली घटना थी। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ और उलझन में पड़ जाता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तब मुझे इसका कोई कारण समझ में नहीं आया था। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जो पीछा किया जा रहा है उसका कोई ना कोई संबंध इस बात से जरूर है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या, क्यों और कैसे। अगर आप मुझे पूरी बात खुलकर बताएं तो शायद मैं कुछ समझ सकूं, पॉयरो ने कहा। हाँ, आप समझ तो सकते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि मैं उसके बारे में आपको बता नहीं सकता हूं। अभी तो बिल्कुल नहीं। एक आध दिन में शायद मैं आपको उसके बारे में कुछ बता पाऊं। इस बार पॉयरो ने उसे गुस्से से घूर कर देखा तो वो जल्दी जल्दी बोलने लगा। देखिए, इससे एक लड़की का संबंध है। क्या कोई अंग्रेज लड़की? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बहुत साधारण सी बात है मिस्टर ब्रायन। आप मुझे अभी नहीं बता सकते, लेकिन आपको उम्मीद है कि आप 1-2 दिन में बता सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उस लड़की की रजामंदी लेना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो इंग्लैंड में है। साथ ही जब आपका पीछा किया जा रहा था तब भी वो इंग्लैंड में ही रही होगी, क्योंकि अगर वो अमेरिका में रही होती तो आपने उससे वहीं इसके बारे में पूछ लिया होता। अब क्योंकि वो पिछले 18 महीनों से इंग्लैंड में है, इसलिए शायद उसे अंग्रेज ही होना चाहिए। ये अच्छा तर्क है कि नहीं? जी हाँ मिस्टर पॉयरो। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं उसकी अनुमति ले लूं तो क्या आप मेरे लिए इस केस को देख सकते हैं? पॉयरो कुछ देर चुपचाप सोचता रहा, फिर उसने कहा, आप उसके पास जाने से पहले मेरे पास क्यों आए? ब्रायन ने झिझकते हुए कहा, वो दरअसल मैंने सोचा मैं उसे इसके लिए तैयार करना चाहता था कि वो इन सारी बातों को साफ करे। मेरा मतलब कि वो आपको सारे मामले में सच्चाई का पता लगाने दे। अगर आपने इस सारे मसले की जांच की तो किसी भी बात को पब्लिक किए जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मसला है क्या, पॉयरो ने ठंडेपन से कहा। आपका क्या मतलब है? अगर इसमें कोई अपराध शामिल हुआ? जी नहीं, इसमें अपराध जैसी कोई बात नहीं है। क्या पता, हो भी तो सकती है। तो आपके विचार से उस लड़की के लिए और मेरे लिए सबसे ठीक यही रहेगा? हाँ, स्वाभाविक बात है। एक पल चुप रहने के बाद पॉयरो ने फिर से सवाल किया, अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो आपका पीछा करने वाला है उसकी उम्र क्या होगी? जी करीब 30 साल का होगा। ये तो काफी गौर करने लायक बात है। इससे ये सारी बात काफी मजेदार बन जाती है, पॉयरो ने मजाकिया अंदाज में कहा। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा, ब्रायन ने भी उसे घूरा। उसकी ये टिप्पणी हम दोनों को ही समझ में नहीं आई। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, इससे ये पूरी कहानी बड़ी ही मजेदार हो जाती है, पॉयरो ने फिर से कहा। उसके इन रहस्यमयी शब्दों से ऐसा लगा जैसे ब्रायन मार्टिन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए, इसलिए वो इधर उधर की बातें करने लगा। उसने कहा, उस रात की पार्टी भी बड़ी अजीब थी। जेन विल्किंसन बड़ी ही सिरचढ़ी औरत है, जैसी कोई कभी नहीं रही होगी। पॉयरो ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी तो बस एक ही नजर होती है, एक समय में एक काम, और वो अपना काम करवा भी लेती है, किसी से भी, कैसे भी। पता नहीं लोग कैसे कर देते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया, मार्टिन ने कहा। पॉयरो ने आंखें चमकाते हुए कहा, एक खूबसूरत औरत से किसी को काफी कुछ मिल सकता है मेरे दोस्त। अगर उसकी नाक पिचकी हुई हो, झुर्रियां पड़ गई हों, उसके बाल पक रहे हों, तब वो इस तरह से अपने काम नहीं करवा सकती। हाँ, मेरे ख्याल से तो नहीं, ब्रायन ने कहा, लेकिन इससे मैं कभी कभी पागल सा हो जाता हूँ। मैं जेन के साथ पूरी तरह से समर्पित हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो मेरे प्रति समर्पित नहीं है।
वो अपने हितों को बहुत अच्छी तरह से देखती और पहचानती है। उसके अंदर बिजनेस वाली समझ बहुत गहरे तक भरी हुई है। मेरा मतलब है कि नैतिक रूप से। नैतिक रूप से? पॉयरो ने कहा। दरअसल वो पूरी तरह से नैतिक नहीं है। उसके लिए सही और गलत का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कभी मुझे पता लगे कि उसने कोई अपराध भी कर दिया है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। और जाहिर है कि आप तो उसे काफी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप इतने दिन से उसके साथ काम कर रहे हैं, पॉयरो ने कहा। हाँ, मैंने उसे अच्छी तरह से हर तरह से देखा है और मुझे लगता है कि वो बड़ी ही आसानी से किसी का कत्ल तक कर सकती है। अच्छा, ये बताइए कि क्या वो गुस्सैल किस्म की है? पॉयरो ने पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो एकदम खीरे की तरह ठंडी है। मेरा मतलब है कि अगर कोई उसके रास्ते में आए तो वो उसे रास्ते से हटा देगी बिना कुछ सोचे समझे, और उसे नैतिक रूप से कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएगा। उसकी सोच बस ये है कि अगर जेन विल्किंसन के साथ किसी ने भी हस्तक्षेप किया तो उसे जाना ही होगा। यानी आपको ये लगता है कि वो किसी का खून भी कर सकती है? पॉयरो ने पूछा। हाँ, मुझे दिल से ऐसा ही लगता है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वो उतनी ही आसानी से कत्ल कर सकती है जितनी आसानी से वो उठकर बेड टी पीती है। और ये बात मैं काफी सोच समझकर कह रहा हूं मिस्टर पॉयरो। इतना कहकर वो खड़ा हो गया। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आप काफी सोच समझकर बोल रहे हैं, पॉयरो ने कहा। ब्रायन ने फिर से कहा, मैंने आपसे कहा ना, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से। और जहां तक उस बात की बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको कुछ दिनों में बताऊंगा मिस्टर पॉयरो। आप मेरा ये काम करेंगे ना? हाँ, मैं ये काम करूंगा। मुझे ये काफी मजेदार लग रहा है, पॉयरो ने कहा। जिस तरह से उसने ये आखिरी शब्द कहे थे उसमें कुछ अजीब सा था। मैं ब्रायन के साथ नीचे तक गया। दरवाजे पर उसने कहा, क्या आपको वो बात समझ में आई जो मिस्टर पॉयरो ने उस आदमी की उम्र के बारे में कही थी? मेरा मतलब है कि ये बात मजेदार है कि उसे 30 साल का होना चाहिए। मुझे उनकी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। हाँ, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई, मैंने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे साथ यूं ही मजाक कर रहे हों? नहीं, मेरा दोस्त इस तरह का नहीं है। यकीन मानो, पॉयरो ने जो भी कहा है उसका कोई महत्वपूर्ण मतलब जरूर होगा। उसने हाथ हिलाकर मुझे अलविदा किया और बाहर चला गया। मैं अपने दोस्त के पास वापस आ गया। मैंने उससे पूछा, पॉयरो, ये पीछा करने वाले की उम्र का क्या मतलब है? क्या तुम्हें समझ नहीं आया हेस्टिंग्स? अच्छा, ये बताओ, तुम्हें कुल मिलाकर हमारी बातचीत कैसी लगी? उसमें समझ में आने लायक बात इतनी कम है, कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर हमें कुछ और पता होता तो शायद हम। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहता तभी टेलीफोन की घंटी बजी और मैंने फोन का रिसीवर उठा लिया। उधर से एक औरत की आवाज आई। मैं लॉर्ड एजवेयर की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। लॉर्ड को इस बात का अफसोस है कि उनको मिस्टर पॉयरो के साथ कल सुबह की मुलाकात कैंसिल करनी पड़ेगी। उनको कल अचानक पेरिस जाना पड़ रहा है। अगर आपको सहूलियत हो तो वे आज 12:15 बजे उनसे कुछ देर के लिए मिल सकते हैं। मैंने पॉयरो से पूछा। उसने कहा, जरूर मेरे दोस्त, हम आज सुबह ही वहां जाएंगे। मैंने फोन पर यही बात दोहरा दी। जी ठीक है, आज सुबह 12:15 बजे। इतना कहकर उस औरत ने फोन रख दिया। अध्याय 4। मैं पॉयरो के साथ रीजेंट गेट यानी लॉर्ड एजवेयर के घर बड़ी उम्मीदों भरी खुशी के साथ आया। वो घर काफी बड़ा था, सुंदर लेकिन हल्का अंधेरा सा। वहां खिड़कियों जैसा कुछ नहीं था। दरवाजा तेजी से खुला और वहां कोई काम करने वाला आदमी नहीं था जो घर के बाहरी हिस्से में काम करता हो। उल्टे उसे एक बड़े ही खूबसूरत इंसान ने खोला। वैसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लंबा, गोरा, ऐसे लग रहा था जैसे ग्रीक देवता अपोलो की मूर्ति। लेकिन उसकी सुंदरता के बावजूद जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी वो थी उसकी आवाज में हल्का सा औरतों वाला लहजा। इसके साथ ही उसे देखकर मुझे किसी की याद आ रही थी, किसी ऐसे आदमी की जिससे मैं काफी पहले मिला था, लेकिन वो कौन था ये बात मुझे याद नहीं थी। हमने उससे लॉर्ड एजवेयर के बारे में पूछा। वो हमें लेकर हॉल से आगे बढ़ा, सीढ़ियां पार की और घर के पीछे की तरफ एक दरवाजे की तरफ चला।
उसे खोलने के लिए वो फिर से उसी जनाना आवाज में बोला, जिसके ऊपर न जाने क्यों मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। हमें जिस कमरे में ले जाया गया वो एक तरह की लाइब्रेरी जैसी थी। दीवारों से किताबें लगी हुई थीं। उसमें साजो सामान का रंग गहरा था लेकिन सुंदर था। कुर्सियां औपचारिक सी थीं और ज्यादा आरामदेह नहीं थीं। लॉर्ड एजवेयर हमारा स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो करीब 50 साल का लंबा इंसान था। सिर पर खिचड़ी बाल, चेहरा पतला और देखने में गुस्से वाला और कड़क स्वभाव का। उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य छुपा हुआ लगता था। उसका बर्ताव भी सख्त और औपचारिक था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जो मुझे अपने दोस्त की लिखावट में लिखी लग रही थी। उसने थोड़े कड़े स्वर में कहा, मैं आपके नाम से वाकिफ हूं मिस्टर पॉयरो। आपका नाम भला कौन नहीं जानता, लेकिन इस मामले में मुझे आपकी पोजीशन समझ में नहीं आ रही है। आपने कहा कि आप मुझसे मेरी बीवी की तरफ से मिलना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है, पॉयरो ने कहा। मुझे तो लगा था कि आप अपराध के मामलों की छानबीन करते हैं। जी, मैं वही करता हूं, लेकिन अपराध में भी मुश्किलें होती हैं और परेशानियां दूसरी तरह की भी होती हैं। मुझे लेडी एजवेयर की तरफ से आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वे आपसे तलाक लेना चाहती हैं। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, लॉर्ड ने ठंडेपन के साथ कहा। उनका सुझाव था कि आप और मैं इस बारे में बातचीत करें, पॉयरो ने कहा। इसमें बातचीत करने जैसा कुछ नहीं है। यानी आप तलाक के लिए मना कर रहे हैं? मना? बिल्कुल नहीं, पॉयरो ने और चाहे जो भी उम्मीद की हो, लेकिन ये उम्मीद कभी नहीं की थी। मैंने शायद ही कभी अपने दोस्त को इतनी हैरानी में देखा हो, लेकिन इस मौके पर मैंने देखा। वो देखने में बड़ा ही हास्यास्पद लग रहा था। उसका मुंह खुल गया था, उसकी आंखें बाहर को निकल आई थीं और भौहें ऊपर को चढ़ गई थीं। वो किसी अखबार के कार्टून जैसा लग रहा था। वो थोड़ा जोर से बोला, जरा फिर से कहिए, आप किस बात के बारे में मना नहीं कर रहे हैं? मुझे आपकी हैरानी का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है मिस्टर पॉयरो। निश्चित रूप से मैं उसे तलाक देने के लिए तैयार हूं और वो इस बात को अच्छी तरह जानती भी है। मैंने उसे इस बारे में चिट्ठी लिखी थी और उसे बताया था। आपने उसे चिट्ठी लिखकर बताया था? हाँ, करीब 6 महीने पहले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगा था कि आप तलाक के खिलाफ हैं। मुझे नहीं लगता मिस्टर पॉयरो कि मेरे सिद्धांतों से आपका कोई लेना देना है। ये ठीक है कि मैंने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था। मेरी आत्मा ने मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन मेरी दूसरी शादी साफ तौर पर एक गलती थी। जब मेरी बीवी ने इसके लिए मुझे कहा था तो पहले मैंने उसे मना कर दिया था। 6 महीने पहले उसने मुझसे फिर से ये मांग करते हुए मुझे चिट्ठी लिखी। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से शादी करना चाहती है, शायद किसी फिल्म अभिनेता के साथ। तब तक मेरा विचार बदल चुका था और इसीलिए मैंने उसे ये बताते हुए हॉलीवुड में चिट्ठी लिखी थी। अब उसने आपको यहाँ क्यों भेजा है, ये बात मेरी समझ से बिल्कुल परे है। मुझे लगता है कि यह पैसों का मामला है। ये तो बहुत ही जिज्ञासा जगाने वाली बात है, पॉयरो अजीब से तरीके से फुसफुसाया। इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक पैसों का सवाल है, मेरी बीवी ने मुझे अपनी मर्जी से छोड़ा है, लॉर्ड एजवेयर ने कहा। अगर वो किसी और आदमी से शादी करना चाहती है तो मैं उसे मुक्त कर सकता हूं, लेकिन फिर इस बात का कोई कारण नहीं रह जाता कि उसे मुझसे पैसा क्यों चाहिए। देखिए सर, इसमें पैसों के इंतजाम की कोई बात नहीं है, पॉयरो ने कहा। यानी जेन जरूर किसी अमीर आदमी से शादी कर रही होगी, लॉर्ड ने कहा। पॉयरो अभी भी हैरान परेशान था। इसमें कुछ तो बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे तो मिसेस एजवेयर ने यही कहा था कि उन्होंने आपसे अपने वकील के माध्यम से कई बार संपर्क किया था। हाँ, तो मैं कब कहता हूं कि नहीं किया? उसने किया था। अंग्रेज वकील, अमेरिकी वकील, न जाने कौन कौन सी तरह के वकील, उसने कई बार मुझसे संपर्क किया था। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया लॉर्ड कि आपने अपना इरादा बदल दिया? ये मेरा अपना मामला है मिस्टर पॉयरो। मैं इसके बारे में आपसे या किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता हूं। या हम इसे यूं कह सकते हैं कि धीरे धीरे मुझे ये लगा कि उस रिश्ते को तोड़ लेने में ही फायदा है जो मेरे स्तर को नीचे गिराने वाला हो। मेरी दूसरी शादी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपकी बीवी भी ऐसा ही कहती है, पॉयरो ने धीरे से कहा।
क्या वो ऐसा कहती है? लॉर्ड की आंखों में कुछ देर के लिए एक अजीब सी चमक आई, लेकिन तुरंत ही वो दूर भी हो गई। मुलाकात को खत्म करते हुए वो खड़ा हो गया और जब हमने उससे विदा ली तब उसकी आवाज में उतनी सख्ती नहीं थी। मुलाकात के समय में बदलाव के लिए मुझे माफ कीजिएगा। दरअसल मुझे कल पेरिस जाना है। वहां पर कलाकृतियों की एक सेल है। मैं एक खास तरह की मूर्ति खरीदना चाहता हूं। इतना कहकर उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और बड़ी ही विनम्रता के साथ हमें विदा कर दिया। हम दरवाजे से बाहर आ गए। बाहर हॉल में उसका एक कर्मचारी हमारा इंतजार कर रहा था। जब मैंने अपने पीछे मुड़कर लाइब्रेरी का दरवाजा बंद किया तो मैंने वापस उस कमरे में देखा और मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। लॉर्ड का विनम्र चेहरा पूरी तरह से गुस्से भरे चेहरे में बदल चुका था। उसके दांत भिंचे हुए थे, आंखें चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वो अभी किसी को फाड़ खाएगा। मुझे ये सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि दो बीवियों ने आखिर उसे क्यों छोड़ दिया था। जिस बात के ऊपर मुझे उससे जलन हो रही थी वो ये थी कि उस आदमी का अपने ऊपर कितना कंट्रोल था। पूरी बातचीत के दौरान वो कितने ठंडे तरीके से कंट्रोल में बात कर रहा था, और वो भी पूरी विनम्रता दिखाते हुए। जैसे ही हम सामने के दरवाजे के पास पहुंचे, दाईं तरफ का एक दूसरा दरवाजा खुला। कमरे के दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। जब उसने हमें देखा तो वो थोड़ा पीछे की तरफ हटने लगी। वो एक लंबी छरहरी सी लड़की थी जिसके बाल गहरे रंग के थे और चेहरा सफेद। उसकी आंखें गहरी थीं और तीखी। उसने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर एक परछाई की तरह वो फिर से कमरे में वापस चली गई और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। एक पल के बाद ही हम सड़क पर थे। पॉयरो ने एक टैक्सी रोकी और हम उसमें चढ़ गए। उसने ड्राइवर से सेवॉय होटल चलने के लिए कहा। ये बातचीत वैसी नहीं रही हेस्टिंग्स जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा था। टैक्सी में बैठकर पॉयरो ने मुझसे कहा, हाँ वाकई लॉर्ड बड़ी अजीब किस्म का आदमी है। फिर मैंने उसे ये बताया कि दरवाजे को बंद करने से पहले मैंने जब कमरे के अंदर झांका था तब मुझे क्या नजर आया था। उसने कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हिलाई। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल पागलपन के करीब है हेस्टिंग्स। मुझे ये सोचना चाहिए कि उसके अजीब अजीब तरह के शौक हैं। ऊपर से वो बहुत ठंडा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसके भीतर क्रूरता भरी हुई है। और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि उसकी दोनों बीवियां उसे छोड़कर चली गईं। अच्छा पॉयरो, तुमने उस लड़की को देखा था जो बाहर आते वक्त हमें नजर आई थी? एक सांवली लड़की जिसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। हाँ, मैंने उसे देखा था हेस्टिंग्स। वो लड़की काफी डरी हुई लग रही थी और जरा भी खुश नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है वो कौन होगी? शायद उसकी बेटी है। हाँ, सही कहा तुमने, मैंने कहा। तब तक हम सेवॉय होटल पहुंच चुके थे। जेन अंदर थी और फोन पर बात करने के बाद क्लर्क ने हमें बताया कि हमें ऊपर जाना था। एक लड़का हमें वहां से ऊपर की तरफ लेकर चला। दरवाजा एक अधेड़ उम्र की औरत ने खोला जिसने चश्मा पहन रखा था और अपने खिचड़ी बालों को करीने से बांध रखा था। बेडरूम से जेन की भारी आवाज ने उसे पुकारा, क्या मिस्टर पॉयरो आए हैं एलिस? उन्हें वहीं बिठाओ, मैं एक शॉल डालकर आती हूं। जेन विल्किंसन ने जिसे शॉल कहा था वो असल में उसका गाउन था जो छिपाने से अधिक दिखा रहा था। वो बेचैनी के साथ आई, ये कहते हुए, सब कुछ ठीक है ना? पॉयरो उठकर खड़ा हो गया और उसने झुककर उससे हाथ मिलाया। जी हाँ मैम, सब कुछ ठीक है। लॉर्ड तलाक के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या कहा आपने? या तो उसके चेहरे पर जो हैरानी छाई थी वो झूठ था या फिर वो कमाल की अभिनेत्री थी। मिस्टर पॉयरो, तुमने एक ही बार में ये काम करवा लिया? ओह माय गॉड, इसीलिए तो तुम्हें पॉयरो द ग्रेट कहते हैं। अब ये बताओ कि तुमने ये सब किया कैसे? देखिए मैम, मैं झूठी तारीफ नहीं ले सकता। 6 महीने पहले आपके पति ने आपको पत्र लिखा था कि वो तलाक के मुद्दे पर अपना विरोध वापस ले रहे हैं। क्या कहा तुमने? मुझे पत्र लिखा था? कहाँ? मेरे ख्याल से आप उस वक्त हॉलीवुड में थीं। लेकिन मुझे तो नहीं मिला, खो गया होगा। या फिर लगता है इस दौरान मैं इतनी सारी योजनाओं में, सफर में और इस सब से करीब करीब पागल ही हो चुकी थी। मुझे कुछ होश नहीं था। लॉर्ड एजवेयर को ऐसा लगता है कि आप किसी अभिनेता से शादी करना चाहती हैं। हाँ, वो तो लगेगा ही, मैंने उसे यही बताया था। लेकिन मिस्टर पॉयरो, आपने उनको जाकर ये तो नहीं कह दिया कि मैं असल में मेर्टन के ड्यूक से शादी कर रही हूं? नहीं नहीं मैम, आप निश्चिंत रहें।
मैं ऐसी बातों के बारे में सावधान रहता हूं। हाँ, देखो, उसका ना बड़ा अजीब सा नीच किस्म का स्वभाव है। अगर उसे पता चल जाए कि मैं मेटन के राजकुमार से शादी कर रही हूं तो वो रास्ते में रोड़े जरूर अटकाएगा। लेकिन एक फिल्म एक्टर की बात अलग है। लेकिन वैसे सच कहूं तो मुझे अभी भी हैरानी हो रही है। तुम्हें हैरानी नहीं हो रही एलिस? मैंने ध्यान दिया कि उसकी नौकरानी बार बार कमरे से आ जा रही थी, इधर उधर फैले कपड़ों को समेटते हुए। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पूरी बातचीत को सुन रही थी। अब ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से जेन की विश्वास पात्र थी। उसने सपाट स्वर में कहा, हाँ सच में मैम, लॉर्ड तब से काफी बदल गए हैं जब से हम उन्हें जानते हैं, और आप उनके इस बदलाव को समझ नहीं पा रही हैं। ये बात आपको उलझन में डाल रही है। पॉयरो ने गहरी निगाहों से जेन को देखते हुए पूछा। हाँ ये तो है, लेकिन हमें उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? आखिर इतने दिनों बाद उसने किस वजह से अपना ख्याल बदल दिया? लेकिन मुझे इससे क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार मैं आजाद हो गई। अभी आप पूरी तरह से आजाद नहीं हुई हैं मैम। हाँ, वो एक ही बात है। ड्यूक इस समय पेरिस में है। मुझे उसे इसी वक्त केबल कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से उसकी मां तो पागल ही हो जाएगी। पॉयरो ने खड़े होकर विदा लेते हुए कहा, मुझे इस बात की खुशी है मैम कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा आपने चाहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पॉयरो। अलविदा। जब हम कमरे से बाहर निकल रहे थे तब पॉयरो ने मुझसे कहा, यही बात इसके बारे में मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। इस औरत को सिर्फ एक ही चीज का ख्याल है, अपना खुद का। उसने इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई उत्सुकता नहीं दिखाई कि आखिर चिट्ठी उसके पास क्यों नहीं पहुंची। क्या तुमने ध्यान दिया हेस्टिंग्स कि उसके अंदर बिजनेसमैन लोगों जैसी चतुराई है, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस बात ने उसे परेशान नहीं किया वो बात मुझे परेशान कर रही है हेस्टिंग्स। वही वो चिट्ठी वाली बात। उस बात के 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ये कि वो डाक में खो गई। ऐसा कई बार हो जाता है, तुम तो जानते ही हो। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। अगर गलत पता जानबूझकर लिखा गया हो तो वो वापस लॉर्ड एजवेयर के पास पहले ही आ चुकी होती। इसलिए ये संभावना तो नहीं ही हो सकती है। दूसरी संभावना, ये औरत जब ये कहती है कि उसे वो चिट्ठी नहीं मिली तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो। इस बात की पूरी संभावना है। ये खूबसूरत लड़की बच्चों जैसी अल्हड़ता के साथ किसी भी तरह का झूठ बोल सकती है। लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि इससे उसको क्या फायदा होने वाला है। अगर उसे इस बात का पता था कि वो उसे तलाक दे देगा तो फिर उसने मुझे ये बात पूछने के लिए क्यों भेजा? इसलिए इस बात का भी कोई मतलब नहीं लगता है। संभावना नंबर 3, लॉर्ड एजवेयर झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके झूठ का भी मुझे कोई खास मतलब समझ में नहीं आता। वो 6 महीने पहले लिखे एक झूठे पत्र का हवाला अब क्यों दे रहा है? उसने सीधे सीधे मेरी बात क्यों नहीं मान ली? मुझे ऐसा लगता है कि उसने चिट्ठी नहीं लिखी थी। वैसे अचानक उसका रुख क्यों बदला, इसका भी कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम चौथे विकल्प की तरफ आते हैं कि किसी ने उस चिट्ठी को छिपा दिया। अब हमें यह अनुमान लगाना है कि उस चिट्ठी को इंग्लैंड में दबाया गया या अमेरिका में। लेकिन इसे जहां भी दबाया गया हो, कोई आदमी ऐसा था जो ये नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। मैं इस बात को जानने की पूरी कोशिश करूंगा कि इस मामले के पीछे क्या है। कसम से कुछ तो है, कुछ ऐसी बात जिसकी अभी तक हमें झलक दिखाई नहीं दी है। अध्याय 5। अगला दिन 30 जून था। 9:30 बजे थे और हमें यह बताया गया कि इंस्पेक्टर जैप नीचे हमसे मिलने के लिए आया हुआ है। हम नीचे गए और पॉयरो ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी क्या बात है जैप, जो इतनी सुबह सुबह तुम्हें यहां आना पड़ गया? जहां तक मेरी बात है, इतनी जल्दी भी नहीं है। मैं तो पिछले 2 घंटे से काम कर रहा हूं। और जहां तक आपके पास आने की बात है तो उसकी वजह है एक खून। कल रात लॉर्ड एजवेयर का रीजेंट गेट में अपने घर में खून हो गया है। उसकी पत्नी ने उसके गले पर चाकू से वार किया था। खून? उसकी पत्नी ने? मैं जोर से चिल्ला पड़ा। एक झटके में मुझे ब्रायन मार्टिन के शब्द याद आए जो उसने पिछली सुबह कहे थे। क्या उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि क्या होने वाला था?
मुझे याद है कि किस तरह से जेन ने बड़े ही आराम से ये कहा था कि वो उसे ठिकाने लगा देगी, और ब्रायन मार्टिन ने उसके बारे में कहा था कि वो नैतिक रूप से पक्की बिल्कुल नहीं थी। वो थोड़ी अजीब तरह की थी, अहंकार से भरी और बेवकूफ। जब तक जैप बोल रहा था उस समय मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। हाँ, वो अभिनेत्री है, काफी जानी मानी है, तुमने नाम सुना होगा, जेन विल्किंसन। उसने 3 साल पहले लॉर्ड से शादी की थी, फिर उनके बीच निभी नहीं तो उसने उसे छोड़ दिया था। पोयरो उलझन में दिखाई दे रहा था और गंभीर भी। उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे लगता है कि उसकी हत्या उसकी बीवी ने की है? ऐसा माना जा रहा है, जैप ने कहा। उसकी पहचान भी हो गई है, इसके बारे में कोई छिपी हुई बात थी भी नहीं। वो एक टैक्सी में वहां गई थी। टैक्सी? मेरे मुंह से जोर से निकला। उसने कल रात सेवॉय में जो बात कही थी वो मेरे कानों में गूंजने लगी। जैप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उसने घर की घंटी बजाई, लॉर्ड के बारे में पूछा। उस वक्त करीब 10 बजे थे। उनके यहाँ काम करने वाले ने कहा कि वो अंदर जाकर देखता है। तब उसने कहा कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैं मिसेज एजवेयर हूं, मेरे ख्याल से वो इस समय लाइब्रेरी में होंगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ी। उसने दरवाजा खोला और अंदर जाकर उसे भीतर से बंद कर लिया। रसोइये को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो फिर से नीचे चला गया। करीब 10 मिनट के बाद उसे सामने का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, यानी वो ज्यादा देर वहां रुकी नहीं। रसोइये ने रात के करीब 11 बजे घर के दरवाजे बंद कर लिए। उसने लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन वहां अंधेरा था, इसलिए उसने सोचा कि उसका मालिक सोने चला गया है। आज सुबह उसकी लाश उसकी काम वाली नौकरानी ने देखी। गर्दन में पीछे से उस जगह चाकू मारा गया था जहां पर बाल खत्म होते हैं। कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कुछ सुनाई भी नहीं दिया? पोयरो ने पूछा। घर में जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि कुछ भी नहीं। उस लाइब्रेरी के दरवाजे दरअसल साउंड प्रूफ हैं। पास से ट्रैफिक भी गुजर रहा था। चाकू इस तरह से मारा गया है कि मौत तत्काल ही हो गई। डॉक्टर का ऐसा ही कहना है। अगर आप सही जगह पर चाकू मारें तो मौत तत्काल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ठीक ठीक चाकू कहाँ मारा जाए उसके लिए मेडिकल की जानकारी होना जरूरी है, मैंने पूछा। हाँ, ये बात सही है। जहां तक ये बात है तो ये उसके पक्ष में जाती है, लेकिन ये एक संयोग भी हो सकता है। वो काफी किस्मत वाली निकली। कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है। अगर उसे फांसी पर चढ़ना पड़ जाए तो फिर अच्छी किस्मत कहाँ रही? पोयरो ने कहा। नहीं, जाहिर है वो बेवकूफ थी। इस तरह खुल्लम खुल्ला वहां चली आई और नौकर को अपना नाम भी बता दिया। ये बड़ी अजीब बात है, पोयरो ने कुछ सोचते हुए कहा। हो सकता है उसने जानबूझकर ना किया हो। वो किसी बात के बारे में लॉर्ड से मिलने आई हो, फिर उनकी लड़ाई हुई हो और उसने अपनी जेब से चाकू निकालकर उसके ऊपर चला दिया हो। लेकिन जो भी हो, वो उस चाकू को अपने साथ ही ले गई। वो घाव में लगा हुआ नहीं मिला। पोयरो ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वो इस बात से संतुष्ट ना लग रहा हो। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये बात ऐसे नहीं हो सकती। मैं उस औरत को जानता हूं। इस तरह से एक क्रूर कत्ल करने के लिहाज से वो समर्थ नहीं लगती। साथ ही इस बात की संभावना भी कम ही लगती है कि वो अपने साथ एक पेन नाइफ लेकर गई हो। कुछ औरतें अपने पर्स में चाकू रखती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जेन विल्किंसन नहीं रखती है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप उसे जानते हैं मिस्टर पोयरो? जैप ने पूछा। हाँ, मैं उसे जानता हूं। वैसे तुम्हारे ख्याल से उसके पास हत्या का कोई कारण था भी? हाँ, उसके पास बड़ा अच्छा कारण था, जैप ने कहा। वो किसी और आदमी से शादी करना चाहती थी। 1 हफ्ते पहले उसे ये कहते हुए सुना गया था। ये भी सुना गया था कि उसने धमकियां भी दी थी। उसने कहा था कि वो एक टैक्सी में जाएगी और जाकर उसे मार डालेगी। ओह, आपको तो काफी अच्छी तरह से सब कुछ पता है। कोई है जो आपकी अच्छी तरह से मदद कर रहा है, पोयरो ने कहा। हमें अपने कान खुले रखने पड़ते हैं मिस्टर पोयरो। तो फिर अगर सब कुछ इसी तरह से हुआ है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे ये पता चला है कि आप कल सुबह रीजेंट गेट गए थे। अब जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचा तो मैंने अपने आप से कहा, इस बात में जरूर कुछ बात है। लॉर्ड मिस्टर पोयरो से क्यों मिले थे? उनको किस बात का संदेह था? बिना किसी बात पर निश्चित हुए मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए और इसीलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। निश्चित हुए बिना से तुम्हारा क्या मतलब है? उस औरत को गिरफ्तार करने के लिए? पोयरो ने पूछा। हाँ, बिल्कुल।
तो तुम अभी तक उससे मिले नहीं हो? मैं उससे मिला हूं मिस्टर पॉयरो। सबसे पहले मैं सेवॉय में ही गया था। उसे हाथ से निकल जाने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकता था। अच्छा, तो ये बात है, पॉयरो ने कहा। और जेन ने तुम्हें क्या कहा? मैंने उसे सारी बात बताई और ये कहा कि मैं उसका बयान लेना चाहता हूं, और इस बात की चेतावनी भी दी कि वो ये नहीं कह सकती है कि इंग्लैंड की पुलिस न्याय नहीं करती है। मेरे ख्याल से तो ये बेवकूफ़ी है, लेकिन आगे बताओ, उस औरत ने क्या कहा? वो तो अचानक पागलों जैसे व्यवहार करने लगी, लुढ़कने लगी, हाथ पैर मारने लगी और आखिरकार जमीन पर बैठ गई। मैं तो ये कहूंगा कि उसने बड़ी अच्छी तरह से सारी एक्टिंग की। आहा, तो तुमने ये अनुमान लगा लिया कि उसका वो व्यवहार असली नहीं था, पॉयरो ने कहा। जैप ने अजीब तरह से आंखें झपकाईं। आपको क्या लगता है, मुझे ये तमाशा समझ में नहीं आया होगा? वो बेहोश नहीं हुई, वो बस कोशिश कर रही थी, और कसम से कहता हूं मिस्टर पॉयरो कि वो इस बात में मजा ले रही थी। हाँ, यह तो मैं भी कह सकता हूं कि ऐसा होना पूरी तरह से संभव है। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे लगा कि वो नाटक कर रही थी। पहले चीखने चिल्लाने लगी, फिर उसकी काम वाली ने उसे नमक चटाया, तब जाकर उसे थोड़ा होश आया और उसने अपने वकील के बारे में पूछा। वकील के बिना वो एक शब्द भी कहने को तैयार नहीं थी। कभी पागलों जैसा व्यवहार करने लगती और कभी वकील के बारे में पूछने लगती। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये स्वाभाविक व्यवहार था? और मामलों में तो पता नहीं, लेकिन इस मामले में ये स्वाभाविक है, पॉयरो ने बड़ी ही शांति से कहा। तुम्हारा मतलब ये है कि वो अपराधी है और इस बात को जानती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से उसका स्वभाव ही ऐसा है। पहले तो वो आपको अपनी उस भूमिका के बारे में बताती है कि एक पत्नी को अपने पति की अचानक मौत की जानकारी मिले तो उसे कैसे करना चाहिए। फिर अपने नाटक से संतुष्ट होकर उसकी चालाकी उसे वकील को बुलाने के लिए कहती है। इससे वो ऐसा माहौल बना देती है जैसे उसका कोई अपराध हो ही नहीं, और इस सारी बात से यही लगता है कि वो पैदाइशी एक्ट्रेस है। हाँ, वो निर्दोष तो नहीं हो सकती, इतना तो पक्का है, जैप ने कहा। तुम कुछ ज्यादा ही सकारात्मक हो। क्या उसने कोई बयान नहीं दिया? कुछ भी नहीं। जैप मुस्कुराने लगा। वो कहती है कि अपने वकील के बिना एक शब्द भी नहीं कहेगी। उसकी नौकरानी ने वकील को फोन किया था। मैं अपने 2 आदमी वहां छोड़कर आपके पास आया हूं। मैंने सोचा कि ये पता कर लूं कि पहले क्या चल रहा था, ताकि मैं इस मामले में सही तरीके से आगे बढ़ सकूं। जितना ज्यादा संभव हो सके मैं उतने तथ्य इकट्ठे कर लेना चाहता हूं। देखिए, इसके बारे में खूब चर्चा होने वाली है। सारे अखबारों में ये मसाला भरा रहेगा, और आप तो जानते ही हैं इन अखबार वालों को। पॉयरो ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, अगर अखबार की बात करें तो तुम इस बात का जवाब कैसे दोगे मेरे दोस्त? लगता है तुमने आज सुबह का अखबार ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा है। इतना कहकर वो मेज पर आगे की तरफ झुका और उसने वहां रखे अखबार की एक खबर पर अपनी उंगली टिका दी। जैप ने उस खबर को जोर से पढ़ा। सर मॉन्टेग कॉर्नर ने चिस्विक नदी के किनारे स्थित अपने घर में एक बड़ी ही शानदार पार्टी दी। वहां जो लोग मौजूद थे उनमें थे सर जॉर्ज और लेडी डूफेसे, मिस्टर जेम्स ब्लंट, जाने माने नाटक आलोचक, ओवरटन फिल्म स्टूडियो के सर ऑस्कर, मिस जेन विल्किंसन तथा अन्य। एक पल के लिए तो जैप को झटका सा लगा। फिर उसने कहा, इस बात का उससे क्या संबंध है? ये खबर उससे पहले प्रेस में जारी की गई थी। अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी जो ये महिला हैं वो वहां नहीं थी, या वो वहां देर से आई थी, 11 बजे या उसके बाद। अखबार में जो भी छपा होता है उसको अंतिम सत्य की तरह से नहीं देखना चाहिए मिस्टर पॉयरो। आपसे बेहतर ये बात भला और कौन जान सकता है? हाँ, मैं ये बात समझता हूं, लेकिन मुझे इसे पढ़कर थोड़ी उत्सुकता हुई थी, पॉयरो ने कहा। इस तरह के संयोग हो जाते हैं मिस्टर पॉयरो। अब आप मुझे ये बताइए कि लॉर्ड ने आपको मिलने के लिए क्यों बुलवाया था? पॉयरो ने अपना सिर हिलाया और कहा, लॉर्ड एजवेयर ने मुझे नहीं बुलवाया था, मैं उनसे मिलने गया था। और भला किस लिए? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा जैप, लेकिन अपने तरीके से। मैं तुमसे ये आग्रह करूंगा कि पहले मुझे इस बात की अनुमति दो कि मैं एक आदमी को फोन कर लूं और उसे यहां आने के लिए कहूं। किस आदमी को? जैप ने पूछा। ब्रायन मार्टिन को। वो फिल्मी हीरो? उसका इस सब से क्या लेना देना है?
मेरे ख्याल से तुम्हें ये पता चलेगा कि वो जो कुछ कहने वाला है वो काफी मजेदार है और शायद तुम्हें उससे कुछ मदद भी मिल जाए। जरा मेरी मदद करोगे हेस्टिंग्स? मैंने टेलीफोन बुक उठाकर नंबर देखा और ब्रायन मार्टिन का नंबर मिलाया। ये विक्टोरिया 49499 नंबर था। कुछ देर बाद ब्रायन की नींद में भरी आवाज सुनाई दी। पॉयरो ने मेरे हाथ से फोन लेकर उससे कहा, लॉर्ड एजवेयर की हत्या हो गई है और अगर तुम तत्काल मेरे यहां आकर मुझसे मिलो तो मुझे अच्छा लगेगा। उधर से मार्टिन की चौंकी हुई आवाज सुनाई दी, हे भगवान, तो उसने ये कर दिया, मैं अभी आता हूं। फोन बंद करने के बाद पॉयरो काफी खुश नजर आया। ये तो ठीक वही बात है जिस तरह से मैंने सोचा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जैप उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगा। मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं मिस्टर पॉयरो। पहले तो लग रहा था कि आप ये सोच रहे थे कि उसने ऐसा किया ही नहीं है, और अब आप ये कह रहे हैं कि आप ये सब जानते थे। पॉयरो बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराता रहा। अध्याय 6। ब्रायन मार्टिन 10 मिनट से भी कम वक्त में हमारे यहां पहुंच गया। जाहिर तौर पर इस खबर से वो नौजवान कलाकार काफी हिल गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ा हुआ था। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर पॉयरो, ये बहुत ही भयानक कांड है। मुझे बड़ा सदमा पहुंचा है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे कोई हैरानी हुई है। मुझे हमेशा से ये शक था कि इस तरह का कुछ होने वाला था। आपको याद होगा, मैं कल ही इसके बारे में बता रहा था। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कल आपने क्या कहा था। मैं आपका परिचय इंस्पेक्टर जैप से करवाना चाहता हूं, जो इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। ब्रायन मार्टिन ने पॉयरो पर एक नजर डाली। आपको मुझे चेतावनी दे देनी चाहिए थी कि यहां पुलिस मौजूद है। फिर उसने बड़े ठंडेपन से इंस्पेक्टर की तरफ देखकर सिर हिलाया और बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे यहां आने के लिए क्यों कहा है। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है, पॉयरो ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि हत्या के मामले में किसी को भी उसके पीछे के कारणों के बारे में अपनी निजी राय जरूर रखनी चाहिए। देखिए, मैंने जेन के साथ एक्टिंग की है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, और फिर ऊपर से वो मेरी दोस्त है। और उसके बावजूद भी जैसे ही आपको ये पता चला कि लॉर्ड की हत्या हो गई है तो आप तुरंत कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गए कि जेन ने ही उसका खून किया है, पॉयरो ने बड़े ही ठंडे स्वर में कहा। ब्रायन ने कहना शुरू किया, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं गलत हूं, कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है? जैप ने बीच में उसे टोका। नहीं नहीं मिस्टर मार्टिन, ये उसी ने किया है। ब्रायन अपनी कुर्सी में थोड़ा और धंस गया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो धीरे से बोला। पॉयरो ने जैसे निर्णय सुनाते हुए कहा, इस तरह के मामलों में आपको दोस्ती की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन ब्रायन की बात को बीच में ही काटते हुए पॉयरो ने फिर से कहा, मेरे दोस्त, आप वाकई ये चाहते हैं कि आप उस औरत की तरफ खड़े नजर आएं जिसने हत्या की है? हत्या मानवता का सबसे घृणित अपराध है। ब्रायन ने एक लंबी सांस ली। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जेन कोई साधारण खूनी नहीं है। उसे सही गलत की समझ ही नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो वो इसके लिए जिम्मेदार कतई नहीं है। ये सवाल आप जज और अदालत के लिए छोड़ दें तो बेहतर होगा, जैप ने कहा। पॉयरो ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, ऐसा नहीं है मिस्टर मार्टिन कि आप उसके ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं। वो तो पहले से ही आरोपी है। आप जो जानते हैं उसे बताने से आप मना नहीं कर सकते। समाज के लिए भी आपका कोई कर्तव्य बनता है मिस्टर मार्टिन। ब्रायन ने एक लंबी सांस ली और बोला, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं? पॉयरो ने जैप की तरफ देखा और जैप ने सवाल किया, क्या आपने कभी ये सुना कि मिसेज एजवेयर या मिस विल्किंसन ने अपने पति के लिए धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया हो? हाँ, वो तो उसने किया कई बार। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर लॉर्ड ने उसे आजाद नहीं किया तो वो उसे रास्ते से हटा देगी। और ये बात उसने मजाक में कही थी या गंभीरता से? मेरे ख्याल से तो उसने गंभीरता से ही कहा था। एक बार उसने ये भी कहा था कि वो टैक्सी लेकर जाएगी और उसका काम तमाम कर देगी। ये बात आपने भी सुनी थी ना मिस्टर पॉयरो? पॉयरो ने सहमति में सिर हिलाया।
जैप ने सवाल पूछना जारी रखा। हमें ये बताया गया है मिस्टर मार्टिन कि वो ये आज़ादी इसलिए चाहती थी क्योंकि उसे किसी और से शादी करनी थी। क्या आपको पता है कि वो कौन था? जी हाँ, मुझे पता है। वो मेर्टन का ड्यूक है। मेर्टन का ड्यूक? आहा, ये बड़ा खेल है। उसके बारे में तो कहा जाता है कि वो इंग्लैंड के सबसे अमीर लोगों में से है, जैप ने कहा। ब्रायन ने पहले से ज्यादा दुखी होकर सिर हिलाया। मैं अपने सामने बैठे पॉयरो को गौर से देख रहा था। उसका व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो कुर्सी में धंसा हुआ बैठा था, उसकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं और जिस तरह से उसका सिर हिल रहा था उससे ऐसा लग रहा था मानो किसी आदमी ने अपनी पसंद का रिकॉर्ड ग्रामोफोन में लगा दिया हो और अब जमकर उसका आनंद उठा रहा हो। उसका पति उसे तलाक देने से मना कर रहा था। जैप ने अपना अगला सवाल किया। जी हाँ, उसने साफ मना कर दिया था। आप इस बात को पक्के तौर पर जानते हैं? जी हाँ। अचानक पॉयरो बीच में कूदा और बोला, अब तुमने देखा मेरे प्यारे जैप कि मैं क्या कह रहा था। लेडी एजवेयर ने मुझसे ये कहा था कि मैं उसके पति से जाकर मिलूं और उसे तलाक के लिए राजी करूं। उसी सिलसिले में मैंने उससे मिलने का समय लिया था। ब्रायन मार्टिन ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला था। लॉर्ड इसके लिए कभी तैयार नहीं होते। जेन भी इस बात को दिल की गहराइयों से जानती थी। उसे इस बात के ऊपर पूरा भरोसा था कि आपको सफलता नहीं मिलने वाली। पॉयरो मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें अचानक चमकने लगीं। उसने धीरे से कहा, आप इस मामले में गलत हैं मिस्टर मार्टिन। मैं कल एजवेयर से मिला था और वो तलाक के लिए तैयार था। इसमें कोई शक नहीं था कि इस बात को सुनकर ब्रायन मार्टिन अवाक रह गया। वो आंखें फाड़े पॉयरो की तरफ देख रहा था। आप उनसे कल मिले थे? हाँ, 12:15 बजे। और वो तलाक के लिए तैयार हो गए थे? हाँ, वो उसके लिए मान गए थे। तो आपको तुरंत जाकर ये बात जेन को बतानी चाहिए थी। मैंने उसे तभी बता दिया था मिस्टर मार्टिन। आप ये बात जेन को बताने के लिए गए थे? मार्टिन और जैप दोनों ने करीब करीब चीखते हुए पूछा। पॉयरो मुस्कुराया और धीरे से बोला, इससे हत्या का उद्देश्य खत्म हो जाता है ना? और अब मिस्टर मार्टिन, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहूंगा। उसने ब्रायन को अखबार की वो खबर दिखाई, लेकिन ब्रायन ने उसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। उसने थोड़े अजीब स्वर में कहा, आपको लगता है इस बात का कोई मतलब है? एजवेयर को कल शाम किस समय गोली मारी गई है? उसे गोली से नहीं, चाकू से मारा गया है, पॉयरो ने कहा। मार्टिन ने धीरे से अखबार नीचे रख दिया और बोला, जेन कल रात खाने पर गई ही नहीं थी। आपको ये बात कैसे पता? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया था। ये तो बड़े ही अफसोस की बात है, पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा। जैप ने उसे उत्सुकता से देखा और बोला, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि आप ये नहीं चाहते कि ये औरत दोषी साबित हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे जैप। मैं उसका वैसा हिमायती नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे हो, लेकिन साफ कहूं तो जिस तरह से तुम इस केस को यहां पेश कर रहे हो वो अक्लमंदी के विरुद्ध है। जैप थोड़ा चिढ़े हुए स्वर में बोला, बुद्धिमानी के विरुद्ध? वो भला कैसे? पॉयरो ने ऐसे अंदाज में बोलना शुरू किया जैसे किसी बच्चे को समझा रहा हो। जरा इस बात को ऐसे सोचकर देखो जैप। एक औरत है जो ये चाहती है कि अपने पति से पीछा छुड़ाया जाए। इस बात का मैं विरोध नहीं करता। उसने मुझसे खुलकर कहा था और भी कई लोगों के सामने ये बात कही थी। सवाल यह है कि वो इस काम को करती किस तरह से है। उसने कई बार कई लोगों के सामने ये बात पूरे जोर शोर से कही कि वो उसे मारने के बारे में सोच रही है। फिर एक शाम को वो बाहर जाती है, उसके घर जाती है जैसा कि उसने खुद पहले कह रखा था। फिर उसे चाकू मार देती है और वहां से चली जाती है। वहां के नौकर को अपना नाम तक बता देती है। आप इस बात को क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त? अगर किसी को वाकई खून करना हो तो क्या वो इस तरह से करेगा? जाहिर है ये उसकी बेवकूफी थी, जैप ने कहा। बेवकूफी? कोई भी कातिल इतनी हद तक बेवकूफी कर सकता है? जैप ने खड़े होते हुए कहा, यह सब मैं नहीं जानता। जब अपराध करने वाला बुद्धि का साथ छोड़ देता है तो उसका फायदा पुलिस को मिलता है। मैं सेवॉय वापस जा रहा हूं।
अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं भी साथ चलूं। जैप ने किसी तरह का विरोध नहीं किया और हम दोनों उसके साथ चल पड़े। ब्रायन मार्टिन ने बड़ी अनिच्छा से हमसे विदा ली। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत घबराई हुई लेकिन उत्तेजित अवस्था में था। उसने बड़ी ही विनम्रता से ये विनती की कि इस मामले में आगे जो भी हो उसे बता दिया जाए। पॉयरो ने इस बात के लिए अपनी सहमति दी। सेवॉय में हमें वकील की तरह नजर आने वाला एक आदमी दिखा जो तभी तभी वहां आया था। हम सभी एक साथ जेन के स्वीट की तरफ बढ़े। विधवा लेडी एजवेयर आईने के सामने खड़ी अलग अलग तरह के हैट ट्राई कर रही थी। उसने फिल्मी ढंग से काले सफेद कपड़े पहन रखे थे और हमें देखकर उसने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। ओ मिस्टर पॉयरो, आप आए, कितना अच्छा लगा। और वकील साहब भी आ गए हैं। बैठिए मिस्टर मॉक्सन। जरा मुझे बताइए कि मुझे पुलिस वालों के किन सवालों के जवाब देने चाहिए और किन के नहीं। ये जो सामने इंस्पेक्टर है, इसे ये लगता है कि मैंने आज सुबह जाकर जॉर्ज का कत्ल कर दिया है। आज सुबह नहीं मैम, कल रात को, जैप ने कहा। आपने आज सुबह कहा था 10 बजे। जी नहीं, मैंने कल रात 10 बजे कहा था। ओफो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रात है या दिन। सुबह के 10 तो अभी बजे हैं, इंस्पेक्टर ने गंभीर होते हुए कहा। जेन की आंखें हैरानी से फैल गईं। माफ कीजिएगा, मैं बहुत सालों बाद इतनी सुबह सुबह उठी हूं। जब आप आए थे तब और भी सुबह थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आप क्या कह रहे हैं। वकील मिस्टर मॉक्सन ने जैप को टोकते हुए पूछा। 1 मिनट इंस्पेक्टर, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये घटना हुई कब है। कल रात करीब 10 बजे सर। अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, जेन ने बड़ी ही तेजी से कहा। मैं तो उस समय एक पार्टी में गई हुई थी। इतना कहते ही उसने अचानक अपना चेहरा ढक लिया और फिर बोली, ओह, शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। क्यों वकील साहब? उसने डरती हुई आंखों से अपने वकील की तरफ देखा। वकील ने उसे हिम्मत बंधाने वाले स्वर में कहा, अगर कल रात 10 बजे आप किसी पार्टी में थीं लेडी एजवेयर, तो मुझे इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है कि आप ये बात इंस्पेक्टर को बताएं। जेन कुछ जवाब देती उससे पहले ही इंस्पेक्टर जैप बोल पड़ा। मैंने आपसे कल शाम की गतिविधियों के बारे में ही तो पूछा था। जी नहीं, आपने शाम के बारे में थोड़ी कहा था। आपने तो 10 बजे की बात की थी। और वैसे भी आपकी बातों से मुझे इतना भयानक सदमा लगा था, सुनते ही मैं बेहोश हो गई थी। जिस पार्टी में आप गई थीं, वो पार्टी कहाँ थी लेडी एजवेयर? वो पार्टी सर मॉन्टेग कॉर्नर में थी, चिसविक में। आप वहां किस वक्त गई थीं? रात के खाने का टाइम 8:30 बजे का था। आप होटल से कब निकली? मैं करीब 8 बजे निकली थी। बीच में मैं अपनी एक अमेरिकी दोस्त को अलविदा कहने के लिए पिकाडिली पैलेस गई थी। वो अमेरिका वापस जा रही थी। उसका नाम है मिसेस वैन दुसेन। मैं चिसविक करीब 8:45 बजे पहुंची थी। वहां से आप किस समय निकली? करीब 11:30 बजे। वहां से आप सीधा होटल आईं? जी हाँ। क्या टैक्सी में? जी नहीं, मैं अपनी कार में आई थी। मैंने डैमलर से कार किराए पर ली थी। क्या डिनर के दौरान या वहां कोई खास बात हुई थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इससे आपका क्या मतलब है। हाँ, जब मैं डिनर कर रही थी तब बीच में मेरे लिए एक फोन आया था। आपको किसने फोन किया था? मुझे लगता है कि वो एक तरह का होक्स फोन था। उधर से जो आवाज आई उसने पूछा, क्या आप लेडी एजवेयर हैं? और मैंने कहा, हाँ मैं हूं। फिर उधर से हंसने की आवाज आई और फोन कट गया। क्या आप फोन पर बात करने के लिए घर से बाहर गई थी? बिल्कुल नहीं। आप डिनर की टेबल से कितनी देर तक दूर थीं? करीब 1.5 मिनट के लिए। इसके बाद यूं ही इधर उधर के 1-2 सवाल और पूछने के बाद जैप ने ठंडेपन से शुक्रिया कहते हुए उससे विदा ली। हम भी चलने के लिए खड़े हो गए, लेकिन जेन ने पॉयरो को रोक लिया। मिस्टर पॉयरो, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे? जी कहिए। मेरी तरफ से एक केबल पेरिस में ड्यूक को भेज दीजिए। उनको इस बारे में पता होना चाहिए। मुझे खुद भेजना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से 1 या 2 हफ्ते के लिए मुझे विधवा की तरह से बनकर रहना चाहिए। केबल करने की कोई जरूरत नहीं है मैम, ये बात वहां के अखबारों में आ जाएगी, पॉयरो ने ठंडेपन से कहा। वाह, आपका दिमाग तो बड़ा तेज है। ये तो जाहिर है ये बात तो अखबार में आ ही जाएगी। केबल नहीं करना ही ज्यादा ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर है कि मैं अपनी स्थिति को कैसे बनाए रखूं।
अभी तक तो सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। अब मैं उस तरह से व्यवहार करना चाहती हूँ जैसे किसी विधवा को करना चाहिए, थोड़ी गरिमा के साथ, समझे आप? पहले मैंने सोचा था कि ऑर्किड के फूलों का एक गुलदस्ता भेजूं, वो सबसे महंगा होता है। मेरे ख्याल से मुझे अंतिम यात्रा में भी जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको पहले जांच के लिए जाना होगा मैम। हाँ, ये भी सही है। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे स्कॉटलैंड यार्ड का वो इंस्पेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने तो मौत की बात कह के मुझे डरा ही दिया था मिस्टर पॉयरो। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने अपना मन बदल लिया और मैं पार्टी में चली गई। पॉयरो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसकी ये बात सुनकर अचानक वापस मुड़ गया। आपने क्या कहा मैम कि आपने अपना विचार बदल दिया था? हाँ, मैं पहले तो वहां नहीं जाने के बारे में सोच रही थी। कल दोपहर को मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था। पॉयरो ने थूक निगला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बोलने में मुश्किल हो रही हो। क्या आपने ये बात किसी को बताई थी? हाँ, बताई थी। बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि हम चाय के लिए जाएं और कॉकटेल पार्टी के लिए भी जाएं, और मैंने ना कह दिया था। मैंने कहा कि मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और मैं सीधे घर जा रही हूं और कि मैं डिनर में भी नहीं जाने वाली हूं। तो फिर आपने अपना इरादा क्यों बदल दिया? अरे वो एलिस मेरे पीछे पड़ गई। उसने कहा कि मुझे मना नहीं करना चाहिए। बूढ़े सर मॉन्टेग थोड़े खिसके हुए से आदमी हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चली जाती हूँ। एक बार मेर्टन के ड्यूक से मेरी शादी हो जाए, फिर मुझे ऐसे लोगों की परवाह करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। एलिस जो है वो ऐसी बातों के लिए हमेशा बहुत अलर्ट रहती है। उसने मुझे समझाया और फिर मुझे लगा कि वो ठीक ही कह रही है, और इसीलिए मैं चली गई। फिर तो आपको एलिस का आभार मानना चाहिए मैम। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इतना कहकर वो पीछे मुड़ी और उसने फिर से वही हैट उठा लिया जिसे वो पहले ट्राई कर रही थी। वो उसे फिर से अपने सिर पर लगाकर अलग अलग कोणों से देखने लगी। फिर उसने कहा, मुझे काला रंग पसंद नहीं है, मैं इसे कभी नहीं पहन सकती। लेकिन शायद विधवा दिखने के लिए मुझे यही पहनना होगा। बाकी सारे हैट्स तो बहुत ही अजीब हैं। जरा दूसरे हैट के लिए फोन करो एलिस, उसे देखने में अच्छा लगना चाहिए। पॉयरो और मैं एक ठंडी सांस लेते हुए कमरे से चुपचाप निकल गए। इससे आगे की कहानी के लिए सुने लॉर्ड एजवेयर डाइज का दूसरा भाग।